प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। आप में से कुछ भाइयों का कहना है कि भाई मेंबरशिप स्टार्ट मत करो, एपिसोड नहीं आएंगे या ये नहीं आएंगे। भाई एपिसोड्स मेरे इधर 2000 या 2100 तक तैयार करके रखे हैं, लेकिन ये पॉलिसी की वजह से ज़्यादा एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पा रहा। इस कहानी के टोटल 2500 एपिसोड्स है, तो एपिसोड्स का कोई टेंशन नहीं, मैं डाल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकता। अगर मेंबरशिप स्टार्ट की तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलते रहेंगे। और हाँ, बाकी के जो करोड़पति योद्धा, रिबेल रायजादा, वो बाकी की जो स्टोरीज़ है वो मैं उसी वजह से नहीं डाल पा रहा, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाल सकते, वो मास प्रोड्यूस कंटेंट में आ जाता और पॉलिसी में उड़ जाएगा। इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं डाल सकता। और एक भाई का तो कहना है कि भाई इस कहानी में कितने फीमेल लीड्स है, कितने फीमेल लीड्स है, मतलब हीरोइन। तो भाई उस भाई के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई सिया के लिए ही वो वापस आया है। 1 लाख सालों तक तपस्या करके सिर्फ सिया और पीहू के लिए आया है। तो जो भी फीमेल लीड्स रहेगी बाकी की हीरोइंस, वो उनका सिर्फ वन साइडेड लव रहेगा इसके ऊपर, हमारे देवांश के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अध्याय 341। ये वही कैसे हो सकती है। हार्ड सीट वाली ट्रेन में 7 घंटे का सफर किसी आम इंसान के लिए भले ही किसी सजा से कम न हो, लेकिन देवांश ठाकुर के लिए, जिसने 1 लाख साल से भी ज्यादा की जिंदगी जी थी, ये पलक झपकने जैसा था। आखिर बच्चों को एक पूरा दिन इतना लंबा क्यों लगता है, जबकि अधेड़ उम्र के लोगों को लगता है कि साल भर का वक्त चुटकी बजाते ही गुजर गया। बात सीधी है, इंसान जितना ज्यादा जीता है, वक्त को महसूस करने की उसकी समझ उतनी ही धुंधली होती जाती है। देवांश जैसे इंसान के लिए 7 घंटे तो क्या, 70 साल भी उसकी नज़रों में बस उंगलियों के एक इशारे जितने थे। टिकट खरीदते वक्त देवांश ने जानबूझकर विंडो सीट चुनी थी ताकि कोई उसे परेशान न करे। ट्रेन में चढ़ने और अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। देखने वालों को लग रहा था कि वह सो रहा है, लेकिन असल में वह आकाश भक्षण सूत्र की साधना कर रहा था। 7 घंटे हवा की तरह गुजर गए। ट्रेन से उतरने के बाद देवांश सधे हुए कदमों से स्टेशन के बाहर बाईं तरफ मौजूद बस अड्डे की ओर चल पड़ा। हालांकि उसने सबसे जल्दी वाली बस का टिकट लिया था, फिर भी बस छूटने में अभी आधा घंटा बाकी था। वैसे तो देवांश को ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन ट्रेन में उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए बस अड्डे के बगल वाले KFC में जाकर उसने कुछ ऑर्डर कर दिया। बर्गर खत्म करने के बाद देवांश अपनी ठंडी कोक हाथ में लिए आराम से वेटिंग एरिया में वापस आ गया। लेकिन उसके बैठते ही उसे अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये ठंड कोई मामूली सर्दी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बारीक और रहस्यमयी काली ठंडक थी जिसे ज्यादातर लोग महसूस भी नहीं कर पाते। इस ठंडक का आम लोगों पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन उन जैसे साधकों के लिए यह ऐसा था मानो वे किसी पवित्र भूमि में कदम रख रहे हों, जहां आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा का तापमान अचानक गिर गया हो। इसके अलावा हकीकत में तापमान में कोई बदलाव नहीं आया था, इसलिए आम लोग इसे भांप नहीं पाए। अपने आसपास मौजूद उस थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा के तापमान को अचानक गिरते देख देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी ताकि इस ठंडक के स्रोत का पता लगा सके। जल्दी ही देवांश को वह स्रोत अपने से 2 कतार आगे मिल गया। वह एक सफेद कपड़े पहने हुई लड़की थी, जिसके बाल लंबे और घने काले थे। तो यह एक विशेष काया है, तभी तो ऐसा अजीब माहौल बन गया। देवांश ने मन ही मन सिर हिलाया। वजह जानने के बाद उसने दोबारा उस तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। जहां तक विशेष काया की बात है, अमरलोक में अपने 1 लाख वर्षों के दौरान उसने अनगिनत ऐसी जन्मजात काया देखी थी जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, इसलिए उसके सामने बैठी इस लड़की की विशेष काया में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वह इतना आलसी था कि उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उस लड़की के पास कौन सी विशेष काया है, बस इतना समझ गया कि यह ठंडी तासीर वाली है। अपनी दिव्य दृष्टि वापस खींचकर देवांश ने अपना पूरा ध्यान अपनी ठंडी को ऊपर लगा दिया। जब बस में चढ़ने की अनाउंसमेंट हुई तब तक देवांश अपनी कोक खत्म कर चुका था, लेकिन उसे चढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह वॉशरूम गया, हल्का हुआ और फिर इत्मीनान से बस की तरफ बढ़ा। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह विशेष काया वाली लंबे बालों वाली लड़की भी उसी बस में थी। ये भी करजत जा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से कस्बे में ऐसा कोई इंसान होगा। देवांश थोड़ा हैरान था, लेकिन वह चुपचाप अपनी सीट पर गया और बिना कोई भाव दिखाए बैठ गया। चूंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, उसने आखिरी कतार का टिकट लिया था। भले ही उस लंबे बालों वाली लड़की के पास विशेष काया थी, फिर भी देवांश ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस में चढ़ने के बाद उसने सोने का नाटक करते हुए आंखें बंद कर लीं और असल में साधना में लीन हो गया। लेकिन आकाश भक्षण सूत्र के कुछ ही चक्र पूरा करने के बाद देवांश ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने आगे बैठी उस लड़की को अविश्वास भरी नजरों से देखा। ये तो मेरी साधना की गति को बढ़ा सकती है। यह विशेष काया तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। देवांश ने मन ही मन तारीफ करते हुए आह भरी, फिर सोचा कि क्या उसे अपनी साधना में मदद के लिए इस लड़की को पकड़ लेना चाहिए। हालांकि यह विचार आते ही देवांश ने उसे झटक दिया। आखिरकार वह जो थोड़ी बहुत गति बढ़ा रही थी, वह नक्षत्र विला से मिलने वाले फायदों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। उसके लिए, जिसे अब हर कदम पर भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत थी, ये सब बेमतलब था। बेशक अगर वह इस लड़की के साथ ताओ की खोज, शारीरिक संबंध बनाकर साधना करता, तो देवांश का अनुमान था कि गति अभी से 10 से 20 गुना तेज हो जाती। लेकिन फिर भी देवांश का इस लड़की पर कोई दबाव डालने का इरादा नहीं था। वह अमर लोक में ऐसी कई साध्वियों से मिला था जो अपनी मर्जी से लोगों को उनके मौजूदा स्तर को पार करने में मदद कर सकती थी, फिर भी उसने कभी उनकी गहराइयों को टटोलने की कोशिश नहीं की थी। वह महज 10 गुना रफ्तार बढ़ने की परवाह कैसे कर सकता था। इसलिए उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और साधना जारी रखी। हालांकि देवांश अपनी साधना बढ़ाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मुफ्त में मिल रही ऐसी मदद का फायदा न उठाना तो बेवकूफ़ी होती। जब वह साधना कर रहा था तो आगे बैठी लंबे बालों वाली लड़की ने कुछ उलझन में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने बाहें सिकुड़ी और नजरें हटा लीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद ही सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखते हुए ख्यालों में खो गई। 2.5 घंटे जल्दी ही बीत गए और देवांश को महसूस हुआ कि इन 2.5 घंटों की साधना का असर ट्रेन के 7 घंटों से कहीं बेहतर था। बड़ा फायदा उठाने के बाद करीब 10 घंटे के सफर के बाद देवांश आखिरकार करजत बस अड्डे पर पहुंच गया। जब सारे यात्री बस से उतर गए तब देवांश अपनी सीट से उठा। बस के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने सामने उस जाने पहचाने स्टेशन को देखा, एक गहरी सांस ली और फिर बस से नीचे कदम रखा। बाहरी लोगों के लिए देवांश 2-3 साल से वापस नहीं आया था, लेकिन हकीकत में उसने 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से इस जमीन पर कदम नहीं रखा था। ट्रेन और बस में जो उसका शांत रवैया था, करजत की मिट्टी पर कदम रखते ही वह पूरी तरह गायब हो गया। घर पहुंचने से पहले घर की याद सताना, ये कहावत देवांश पर पूरी तरह सटीक बैठ रही थी। हालांकि वक्त को पीछे घुमाकर लौटने के बाद से वह साधना में व्यस्त था। अगर वह वाकई चाहता तो मिलने के लिए आना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वह नहीं आया। ऐसा नहीं था कि वह लौटना नहीं चाहता था, बल्कि यह कि उसमें हिम्मत नहीं थी। अपने माँ बाप और बहन के प्रति महसूस होने वाले अपराध बोध ने उसे इस कश्मकश में डाल दिया था कि वह उनका सामना कैसे करे। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके माँ बाप और बहन उसे डांटेंगे या मारेंगे। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वे उससे पूरी तरह निराश न हो गए हों। खासकर पिछली बार जब उस पर जुए का कर्ज था, वसूली वाले उसके घर आ धमके थे और उसके सामने ही उसके माँ बाप को फोन करके कहा था कि आकर कर्ज चुकाओ, वरना वे उसका हाथ तोड़ देंगे। वे बूढ़े माँ बाप जो 50 पार कर चुके थे, फोन सुनते ही घबराहट में अपने कफन दफन के लिए जमा किए पैसे लेकर दौड़े चले आए थे और बिना थके उसका कर्ज चुकाया था। जाते वक्त उन बूढ़े माँ बाप की आंखों में जो लाचारी और निराशा थी, वह उसे आज तक नहीं भूला था। 1 लाख साल बाद भी वह नज़ारा हजारों तेज चाकुओं की तरह उसके दिल को छलनी कर देता था, जिससे ऐसा असहनीय दर्द होता था जो मौत से भी बदतर था। इन्हीं सब वजहों से वह काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। घर की तरफ वह एक कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देवांश के बगल से अचानक एक आवाज आई। जब देवांश ने सिर घुमाया तो उसने फिर से वही आवाज सुनी, अरे बाप रे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वाकई तुम होगे। आखिरकार तुमने वापस आने का फैसला कर ही लिया बच्चे। तुषार यादव, देवांश का मिडिल स्कूल का दोस्त, डिप्टी मेयर का बेटा, बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, हमेशा शर्मा जी का बेटा, टाइप, तीखे नैन नक्श और खासतौर पर उसकी अलग सी नाक, एक तोते जैसी नाक। लेकिन देवांश को जो सबसे ज्यादा याद था वह ये कि रिकी सालियान ने कहा था कि उसने तुषार को थप्पड़ मारा था।
ये सोचते ही देवांश की आंखों में नफरत की एक झलक कौंध गई। रिकी सालियान बहुत आसानी से मर गया। हालांकि ये नफरत बस एक पल के लिए थी और देवांश ने उसे जल्दी ही छिपा लिया। हालांकि देवांश ने उन पुराने दोस्तों से मिलने के बारे में सोचा था जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बस अड्डे पर ही मुलाकात हो जाएगी। नए साल के लिए वापस आया हूँ, देवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है ना, तुम बस अड्डे पर क्या कर रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ, मेरे मम्मी पापा उससे मिलना चाहते हैं, तुषार ने थोड़ी झेप भरी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि वह आने के लिए राजी हो गई, इसका मतलब है कि वह तुमसे बहुत खुश है। तुम तो छा गए गुरु, देवांश ने तुषार की छाती पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा। फिर पूछा, शादी की दावत कब है? तुषार थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया। अभी पक्का नहीं है, शायद वह मेरे परिवार के हालात देखने आ रही है। फिर तो वह 100% संतुष्ट होगी। एक काउंटी हेड का परिवार, इसमें सोचने वाली क्या बात है? बस आंखें बंद करके कूद पड़ो, है न? देवांश जोर से हंसा। वह बड़े शहर से है, इसलिए जरूरी नहीं कि वह एक मामूली डिप्टी मेयर को भाव दे, तुषार ने बेबसी की झलक के साथ सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर देवांश के दिमाग में गहरे दबी यादें तुरंत उभर आईं। उसे अचानक याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में जब वह पैसे मांगने घर गया था तो उसने अपने माँ बाप को कहते सुना था कि उसके क्लासमेट डिप्टी मेयर के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। उस वक्त उसका मकसद बस अपने जुए के लिए माँ बाप और बहन से पैसे ऐंठना था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सुना और अनसुना कर दिया। अब याद करने पर लगा, वह घटना शायद इस वसंत उत्सव के बाद हुई होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुषार की गर्लफ्रेंड उसके परिवार का बैकग्राउंड देखने नहीं बल्कि उससे ब्रेकअप करने आई है? अगर वाकई ऐसा है तो उसे तुषार पर नजर रखनी होगी और उसे पिछली जिंदगी वाला रास्ता नहीं दोहराने देना होगा। ये सोचते हुए देवांश ने तुषार पर एक निशान लगा दिया और उसे एक सुरक्षा मंत्र भी प्रदान कर दिया। इस तरह अगर वह बिल्डिंग से कूद भी जाता तो भी उसकी जान को खतरा नहीं होता। तभी तुषार फिर बोला, चूंकि तुम वापस आ गए हो, अभी घर जाने की जल्दी मत करो, कुछ दिन यहीं रुको, हम पुराने दोस्त मिलकर बढ़िया गेट टुगेदर करेंगे। समझो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने में मेरा साथ दे रहे हो। देवांश का घर कस्बे के नीचे एक दूर दराज गांव में था और वापस जाने के लिए उसे फिर से बस बदलनी पड़ती। हालांकि यहाँ के पहाड़ और जंगल घने थे और देवांश बिना किसी बस के खुद दौड़कर भी वापस जा सकता था। ठीक है, देवांश ने तुरंत हामी भर दी। वह भी देखना चाहता था कि तुषार की गर्लफ्रेंड कितनी खास है कि उसका मिडिल स्कूल का दोस्त उसके प्यार में इतना पागल है, यहाँ तक कि उसके लिए बिल्डिंग से कूदने को भी तैयार हो गया। इसके अलावा उसे इन पुराने दोस्तों से कभी न कभी तो मिलना ही था, तो वसंत उत्सव से पहले ही मिल लेना बेहतर था ताकि बाद में उसे गांव से वापस कस्बे आने की परेशानी न उठानी पड़े। वैसे भी वह अभी घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। कम से कम उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि वह उन बूढ़े माँ बाप को क्या समझाएगा कि उसकी बीवी और बच्चा नए साल पर क्यों नहीं आए। तुषार ने नहीं पूछा क्योंकि उसकी भावनात्मक समझ अच्छी थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि शायद सिया ने उसे पहले ही छोड़ दिया होगा, इसलिए आगे पूछकर उसे दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो ठीक है, अगले कुछ दिनों के लिए कोई प्लान मत बनाना, मैं सब देख लूँगा। साफ था कि तुषार बहुत खुश था। बोलने के बाद उसने अचानक अपनी कोहनी से देवांश को हल्का धक्का दिया, फिर थोड़ी दूर खड़ी हाथों में गिफ्ट लिए एक लंबे बालों वाली लड़की की ओर इशारा किया और खुशी से बोला, देवांश, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। देवांश ने उधर देखा और उस लंबे बालों वाली लड़की को देखा जिसने एक लंबी सफेद डाउन जैकेट पहन रखी थी। उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे, रंग गोरा, लंबी गर्दन और गले में क्रिस्टल का हार जिससे एक अलग ही रुतबा झलक रहा था। चूंकि लड़की लंबी थी, डाउन जैकेट सिर्फ उसके घुटनों तक ही आ रही थी, जिससे उसके एकदम सीधे और सुडौल पैर साफ दिखाई दे रहे थे। उसने काले रंग की हाई हील्स पहन रखी थी जो उसके कपड़ों के रंग के बिल्कुल विपरीत थीं। चलते वक्त उसकी हील्स से एक करारी आवाज आ रही थी जिससे वह घमंडी और सेक्सी दोनों लग रही थी। देवांश ने बस एक नज़र देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। ये वही कैसे हो सकती है? क्या ये वही विशेष काया वाली औरत नहीं है? अध्याय 342, देवांश वापस आ गया है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जानते हो? तुषार ने बहुत हैरानी से पूछा। देवांश ने सिर हिलाया, थोड़ा निरुत्तर होकर बोला, वह और मैं एक ही बस से आए हैं। ये सुनकर तुषार ने अपना माथा पीट लिया। अरे हाँ, पड़ोसी जिले से आने वाली इस वक्त बस एक ही बस होती है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम लोग एक ही बस में होगे। इतना कहकर तुषार तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथों से गिफ्ट्स ले लिए। इतने सारे गिफ्ट्स का ढेर देखकर जिन्हें वह बमुश्किल उठा पा रही थी, देवांश को आखिरकार समझ आया कि वह जरूर सामान रखने वाली जगह से उन चीज़ों को निकालने गई होगी, इसीलिए वह तुषार से पहले मिल पाया। देवांश अपनी जगह पर खड़ा रहा, गिफ्ट्स पर नजर दौड़ाई और मन ही मन हैरान हुआ, ये तो दशकों पुराना जंगली जिनसेंग भी लाई है।
इस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लगता है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुषार में कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन इस हैरानी के बाद देवांश के दिमाग में एक और सवाल कौंध गया। इन गिफ्ट्स की तादाद और किस्म को देखकर लगता है कि इस लड़की को तुषार के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, तो फिर बाद में उनका ब्रेकअप क्यों हुआ? देवांश ने थोड़ी देर सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वक्त को पीछे घुमाकर लौटने के बाद से पिछली जिंदगी की कई घटनाएं बदल चुकी हैं। शायद जो दो लोग पिछली जिंदगी में अलग हो गए थे वे इस जिंदगी में साथ बूढ़े हो सकें। देवांश, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, वेदिका जेठमलानी, तुषार ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। वेदिका, यह मेरा मिडिल स्कूल का दोस्त, मेरा जिगरी भाई देवांश है। वेदिका देवांश को देखकर साफ तौर पर हैरान रह गई। फिर उसने शालीनता से हाथ आगे बढ़ाया और कहा, नमस्ते, क्या हम पहले मिल चुके हैं? अगर कोई और औरत होती तो देवांश हाथ आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन चूंकि वह तुषार की गर्लफ्रेंड थी उसे थोड़ा मान तो रखना ही था, इसलिए देवांश ने हाथ बढ़ाया, वेदिका का हाथ हल्के से मिलाया और एक छोटे से स्पर्श के बाद छोड़ दिया। फिर दूर खड़ी पैसेंजर बस की ओर इशारा किया, मैं भी अभी उसी बस में था। वेदिका ने सिर हिलाया, तभी आप जाने पहचाने लग रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इत्तेफाक होगा। देवांश मुस्कुराया, वाकई बड़ा इत्तेफाक है। और हाँ, करजत में आपका स्वागत है। शुक्रिया, वेदिका ने कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। एक साधारण बातचीत के जरिए देवांश को पता चल गया कि हालांकि वेदिका का स्वभाव थोड़ा रूखा और ठंडा था, लेकिन वह तुषार के दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए जानबूझकर खुद को थोड़ा नीचे ले आती थी, जैसे कि उसके साथ। इससे पता चलता था कि वह वाकई तुषार की परवाह करती थी और उसकी भावनाओं और इज्जत का बहुत ख्याल रखती थी। हालांकि देवांश ने यह भी गौर किया कि भले ही वेदिका तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी साफ आंखों में अभी भी एक ऐसा घमंड था जो लोगों को एक दूरी पर रखता था। अगर कड़े शब्दों में कहें तो वह उसे दिल से नीची नज़र से देख रही थी। देवांश को इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आखिर ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे नीची नज़र से देखते थे, तो वेदिका उसकी क्या लगती थी? देवांश की दिलचस्पी इस बात में थी कि उसकी उन घमंडी आंखों में उदासी की एक हल्की सी लकीर भी थी। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छे से छिपा रखा था, लेकिन देवांश ने इसे साफ पकड़ लिया। क्या रुतबे में फ़र्क की वजह से तुषार को उसके माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह यहाँ रिश्ता खत्म करने आए हैं? देवांश ने मन ही मन अंदाज़ा लगाया। अगर यह रुतबे के फ़र्क की वजह से था तो देवांश को लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुषार उसका अच्छा दोस्त था, चाहे लड़की कितनी भी रईस क्यों न हो, देवांश को लगा कि वह देवांश उसके लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। जब उनकी मुलाकात और दुआ सलाम खत्म हो गई तो तुषार ने उन्हें प्राइवेट कार पार्किंग की ओर चलने का इशारा किया। चलते चलते तुषार ने मजाक किया, हम यहाँ एक गरीब पिछड़े इलाके में हैं, लेकिन हमारे पास हैंडसम लड़कों की कमी नहीं है, और पूरे जिले के 2 सबसे हैंडसम लड़के अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं। बस करो, अपनी तारीफ कोई ऐसे करता है क्या? वेदिका अपने होठों को सिकोड़कर मुस्कुराए बिना न रह सकी। तुषार, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर यकीन न हो तो देवांश से पूछ लो, क्या हम दोनों जिले में सबसे हैंडसम नहीं हैं? नहीं, देवांश ने सीधे सिर हिलाया, इनकार करते हुए कहा, कम से कम तुम तो नहीं हो। देखा, इतना गुमान करना बंद करो, वेदिका ने कहा, फिर अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा ताकि तुषार के हाथों से कुछ गिफ्ट्स ले सके। लाओ, मैं ले लेता हूँ। ये देखकर देवांश जल्दी से आगे बढ़ा और तुषार के हाथों से कुछ सामान ले लिया, लेकिन तुषार ने इसे पसंद नहीं किया। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा सामान उठवा रहे हो तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो। मैंने दया करके तुम्हारी तारीफ की, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या भाई के साथ ऐसा सुलूक करते हैं? देवांश ने कंधे उचकाए। क्या अच्छे भाई इसीलिए नहीं होते कि वे पसलियों में 2 बार छुरा घोंपें? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुषार सन रह गया, फिर आंखें फाड़कर पूछा, क्या तुम 2 पसलियों में छुरा का मतलब ऐसे समझते हो? वरना क्या तुम यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें खुद को 2 बार छुरा घोंपने दूं? उससे तो बहुत दर्द होगा। देवांश ने अपने हाथ फैला दिए, जैसे उसकी बात पूरी तरह जायज़ हो। पास खड़ी वेदिका ने यह देखा, उसकी आंखों में जलन की एक झलक कौंध गई और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। जल्दी ही तुषार की अगुवाई में वे लोग प्राइवेट कार पार्किंग एरिया में पहुंच गए। उनके सामने एक मर्सिडीज बेंज GLE 450 पार्क थी। तुषार, तुम तो छा गए भाई, अब मर्सिडीज चला रहे हो। ये गाड़ी कम से कम 7-8 लाख की तो होगी ही, है न? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तुषार के लिए वाकई खुश था। मक्खन लगाना बंद कर, यह एक पुरानी गाड़ी है जो मुझे पापा की पहचान से मिली, उनके किसी जानने वाले से। कुल मिलाकर यह सिर्फ 4 लाख से कुछ ज्यादा की पड़ी। तुषार ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। हालांकि वह जानता था कि वेदिका एक रईस परिवार से है, फिर भी तुषार ने सच बताया और खुद को अमीर दिखाने का नाटक नहीं किया। ये बात देवांश और वेदिका दोनों को बहुत पसंद आई। तुमने सिर्फ शब्द का इस्तेमाल बहुत सही जगह किया।
मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 10,000 पॉइंट का क्रिटिकल डैमेज हुआ हो। देवांश ने चिढ़ाया, मेरे लिए भी एक क्यों नहीं ले लेते? आखिर ये सिर्फ 4 लाख से कुछ ज्यादा की ही तो है। बकवास बंद कर, जल्दी गाड़ी में बैठ। हमने पहले ही जगह बुक कर ली है और लकी, गुंजन और बाकी लोग शायद वहां पहुंच भी चुके होंगे। तुषार ने हंसते हुए गाली दी। उसकी नज़रें बारीकी से देवांश के रिएक्शन को भांप रही थीं। लकी, तनेजा और गुंजन सेठी दोनों उनके हाई स्कूल के दिनों के अच्छे दोस्त थे, एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा। जब देवांश ने सोचा कि उसने पिछले 2 सालों में अक्सर उनसे पैसे उधार लिए थे और कभी चुकाए नहीं, तो उसके गाल शर्म से लाल हुए बिना न रह सके। हालांकि कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर बैठ गया। क्या वह इस बार इन मामलों को सुलझाने के लिए ही वापस नहीं आया था? उसे कभी न कभी तो उनका सामना करना ही था, तो बेहतर था कि उन्हें जल्द से जल्द तसल्ली दी जाए और वे उसकी चिंता करना छोड़ दें। तुषार ने राहत की सांस ली जब उसने देवांश को गाड़ी में बैठते देखा। उसे डर था कि देवांश मना कर देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बस कुछ गहरी सांसें लेगा और अंदर बैठ जाएगा। लगता है वह वाकई बदल गया है, तुषार ने मन ही मन सोचा। फिर डिक्की खोली, गिफ्ट्स अंदर रखे और फिर वेदिका के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला, बहुत ही जेंटलमैन और सौम्य दिखते हुए। तुषार के गाड़ी में बैठने के बाद उसने एक्सीलेटर दबाया और सीधे करजत के सबसे शानदार रेस्टोरेंट करजत कैलाश होटल की ओर बढ़ गया। गाड़ी में रहते हुए तुषार ने लकी, तनेजा को फ़ोन किया। फ़ोन के दूसरी तरफ बहुत शोर था, जिससे साफ पता चल रहा था कि जल्दी आने वाले क्लासमेट्स जोश में बातें कर रहे थे। अबे ओ तुषार, कहाँ रह गया तू? करजत इतना बड़ा भी नहीं है, किसी को पिक करना ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जर्नी टू द वेस्ट चल रही हो? क्या किसी राक्षस ने तुझे किडनैप कर लिया? लकी, तनेजा के बोलने के बाद लाइन के दूसरी तरफ तुरंत ठहाकों की गूंज सुनाई दी। बकवास कम कर, वेटर से बोल कि एक और कुर्सी लगा दे। तुषार रुका, फिर जितना हो सके उतनी सधी हुई आवाज में बोला, देवांश वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, फोन का दूसरा सिरा, जहां ठहाकों का शोर था, अचानक शांत हो गया। इतनी खामोशी की सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। अध्याय 343। क्या मुझे खुद को 3 कप शराब की सजा देनी चाहिए? फोन के दूसरी तरफ की खामोशी ने मर्सिडीज बेंज के अंदर के माहौल को भी शांत कर दिया। तुषार ने रियरव्यू मिरर से पिछली सीट पर बैठे देवांश को थोड़े अपराध बोध के साथ देखा। समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब माहौल को कैसे हल्का करे। मुख्य बात यह थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले इस खबर पर इतना तगड़ा रिएक्शन देंगे। लगता है मैंने बहुत अचानक बोल दिया, मुझे तब संपर्क करना चाहिए था जब देवांश आसपास न होता। तुषार इसके लिए खुद को कोसने लगा, लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर वह बिना बताए देवांश को ले आता तो स्थिति और भी अजीब हो जाती। पता नहीं देवांश ने उनसे कितने पैसे उधार लिए हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं उसका कर्ज चुका पाऊंगा। तुषार ने मन ही मन देवांश का कर्ज पहले चुकाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ से खामोशी सुनकर देवांश का मूड काफी शांत था। आखिरकार उसने उन पुराने दोस्तों के साथ जो किया था वह वाकई दैवीय दंड के लायक था, इसलिए चाहे वे जैसा भी रिएक्शन दें, देवांश को लगा कि यह सही ही है। भले ही वे बाद में मिलें और वे गुस्से में हों और उसकी धुलाई कर दें, देवांश एक शब्द भी नहीं बोलेगा। गाड़ी में सिर्फ वेदिका की पतली बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसने मुड़कर देवांश को भी देखा। इस स्थिति में वह एक बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद बेहद अजीब महसूस कर रही थी। लेकिन गाड़ी में मौजूद हर किसी की हैरानी के लिए फोन के दूसरी तरफ 10 सेकंड से ज्यादा की खामोशी के बाद अचानक एक जोरदार जयकारा गूंज उठा और बेवकूफ, गधा जैसी आवाजें लगातार सुनाई देने लगीं। अबे साले, तुषार, तू लकी भाई के साथ मजाक तो नहीं कर रहा ना? क्या वह बेवकूफ सच में वापस आ गया है? तुषार, स्पीकर पर डाल, स्पीकर पर डाल। जल्दी ही एक और आवाज आई, देवांश, कुत्ते के पिल्ले, तूने आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया। मुझे लगा तू बाहर ही मर खप गया। देवांश, इनकी बकवास मत सुन। अच्छा हुआ तू वापस आ गया। अगर इन्होंने तुझे परेशान करने की जुर्रत की तो मैं इनको मार मार के इनका कचूमर निकाल दूंगी। एक काफी दबंग महिला की आवाज आई। अरे डिम्पल दी, आप कुछ ज्यादा ही दादागिरी नहीं दिखा रही। क्या आपको नहीं पता इससे हमें कितना दुख होता है? अरे बाप रे, ओई माँ, दीदी आपने सच में मार दिया। अरे बाप रे, गलती हो गई दीदी, गलती हो गई। लकी, तनेजा के रोने धोने की आवाजें फोन के दूसरी तरफ से आईं। हा, डिम्पल दी को उकसाने का यही अंजाम होता है। हा, एक लड़की की आवाज आए। आवाज से लग रहा था कि वह गुंजन सेठी होनी चाहिए। दूसरी तरफ का हंगामा सुनकर तुषार ने तुरंत राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे उसी की तरह देवांश के खिलाफ कोई नफरत नहीं रखते थे, बल्कि वे सब उसकी चिंता करते थे। देवांश भी काफी देर तक फोन के दूसरी तरफ की आवाजें सुनता रहा, सन रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके हाई स्कूल के दोस्त उसके प्रति इतने दरियादिल होंगे।
जरा सोचिए, उसने उस वक्त उन्हें बुरी तरह ठगा था। कुछ ने तो अपने रहने का खर्च तक बचाए बिना सारे पैसे उसे ट्रांसफर कर दिए थे और फिर उसने वह सब जुए में उड़ा दिया। जब वह और पैसे उधार नहीं ले सका तो उसने उन सभी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और अपना नंबर बदल लिया, उनसे संपर्क पूरी तरह काट दिया। ऐसी घिनौनी हरकत के लिए वे वास्तव में उसके खिलाफ कोई नफरत नहीं रखते थे और उनकी बातों से लग रहा था कि वे उसकी बहुत परवाह करते हैं। ये वाकई उफ, देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बयां करे। उसने बस भारी अपराधबोध के साथ सिर हिलाया। वह किस गुण का व्यक्ति उनसे ऐसे सच्चे व्यवहार का हकदार कैसे हो सकता है। ठीक है तुषार, तू ड्राइविंग पर ध्यान दे, मैं अभी डिम्पल दी की मदद करती हूँ मोटू को संभालने में, गुंजन ने कहा, फिर फोन काट दिया। तुषार ने अपना फोन नीचे रखा, एक लंबी सांस छोड़ी, फिर एक फीकी और बेबस मुस्कान के साथ बोला, लगता है डिम्पल दी अभी भी पहले जैसी ही हैं, बहुत रक्षात्मक, खासकर तुम्हारे लिए। देवांश ने सिर हिलाया, आधा मजाक करते हुए कहा, मुख्य रूप से क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। हट, तुषार ने तिरस्कार से जवाब दिया, फिर खुशी खुशी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वेदिका अपने सामने सब कुछ देख रही थी, उसकी भौहें और भी तन गईं। उसने तुषार से देवांश के बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन ज्यादा नहीं। हालांकि तुषार हमेशा देवांश के लिए बहाने बनाता था, लेकिन वह सहमत नहीं थी। यही वजह थी कि जब वह पहली बार देवांश से मिली तो उसकी आंखों में हिकारत का भाव था। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवांश जैसा घटिया इंसान अभी भी अपने दोस्तों द्वारा माफ क्यों किया जाएगा, और उनकी बातों से लगता था कि उन्होंने हमेशा उसकी परवाह की है। उसने पूरे रास्ते इसके बारे में सोचा लेकिन समझ नहीं पाए। जब तुषार ने गाड़ी पार्क की तब जाकर उसने अपने संदेह को किनारे रखा और तुषार के पीछे पीछे कैलाश होटल में चली गई। प्राइवेट रूम तीसरी मंजिल पर था और उसका नाम बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ वाला था, अद्वैत द्वार। अंदर जाने से पहले ही उन तीनों को रूम के अंदर का जीवंत माहौल सुनाई दे रहा था। लगातार हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए तो रूम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सभी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन वे देवांश का स्वागत नहीं कर रहे थे, बल्कि वेदिका का। तुषार को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एक एक करके अपना परिचय दिया और विनम्रता से वेदिका से हाथ मिलाया। तुषार को पूरा मान सम्मान दिया, जिससे वेदिका को बहुत गर्व महसूस हुआ। मुख्य रूप से वेदिका ने उनके पिछले लहजे से सोचा था कि वे देवांश को देखने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे मुख्य अतिथि की तरह मानेंगे। जहां तक देवांश की बात है, उन सब ने वेदिका का स्वागत करने के बाद देवांश के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, अपनी ठुड्डी उठाई और उसे ही अभिवादन मान लिया गया। उसकी तुलना में वेदिका को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। कोई भी यही कहेगा कि तुषार के दोस्त समझदार थे और अपनी सीमाएं जानते थे, उस देवांश से कहीं बेहतर। लकी तनेजा के चिल्लाने पर सभी अपनी सीटों पर बैठ गए। भले ही तुषार हिचकिचा रहा था, फिर भी उन्होंने उसे मुख्य सीट पर बैठा दिया। लकी के अनुसार वह सीट बिल चुकाने वाले के लिए थी, अगर तुषार वहां नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा। उनके बैठने के बाद वेटर ने जल्दी से खाना परोस दिया। लकी ने तुरंत अपना गिलास उठाया और कहा, आओ आओ, मिस वेदिका के आने का स्वागत करें। सभी ने ये सुना, तुरंत अपने गिलास उठाए और खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ स्वागत के शब्द कहे, जिससे वेदिका को थोड़ा संकोच महसूस हुआ। ये दूसरा जाम हमें तुषार को देना चाहिए। मैंने सुना है कि बिना किसी खास रुतबे के आप अद्वैत द्वार प्राइवेट रूम बुक भी नहीं कर सकते। आज हम तुषार के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा रहे हैं, तो शुक्रिया तुषार, दावत के लिए और बॉस तुषार का इतना खर्चा करने के लिए। लकी ने मजाक किया, लेकिन वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वह तुषार की छवि चमका रहा था, परोक्ष रूप से वेदिका को बता रहा था कि तुषार की काबिलियत उसे उसके भरोसे के लायक बनाती है। इसलिए सबने फिर से अपने गिलास उठाए और फिर लगभग एक साथ कहा, बॉस तुषार ने बहुत खर्चा किया है। बॉस तुषार मेरा घंटा, मुझे इतना मत चढ़ाओ, मैं भी अपने पापा के नाम का फायदा उठा रहा हूँ। तुषार ने हवा में नहीं उड़ा, बल्कि सच बताया। किसके नाम का फायदा उठा रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये बताओ कि आज बिल तुम चुका रहे हो या नहीं। लकी ने उसे उकसाया और सभी सहमत हो गए। चूंकि तुमने, लकी भाई ने कह दिया, तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा, तुषार ने तुरंत कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, रूम में तुरंत तालियां बजने लगीं। लकी ने जानबूझकर आसमान की ओर चिल्लाकर कहा, वेटर 10 और किंग क्रैब्स लाओ। लकी भाई, आज मैं बॉस तुषार को कंगाल करके रहूंगा। हा हा हा, सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। बाकी समय मेज पर सबका ध्यान तुषार और वेदिका पर केंद्रित लग रहा था, लेकिन सीमाएं बहुत अच्छी तरह से बनाए रखी गई थीं। न तो वेदिका को परेशान किया जा रहा था और न ही उसे उपेक्षित महसूस कराया जा रहा था। खाना शुरू करने के कुछ ही देर बाद मेज पर मौजूद हर किसी ने पता लगा लिया था कि वे दोनों कैसे मिले, कैसे एक दूसरे को जाना और अंत में किसने किसको प्रपोज किया। मैं कहता हूँ,
तुषार, चूंकि तुम इस साल माँ बाप से मिलवा रहे हो तो नए साल के बाद शादी की दावत होनी चाहिए, है ना? लकी ने पूछा। क्या तुमने किसी से तारीख निकलवाई है? क्या कोई खास दिन तय किया है? जैसे ही ये शब्द निकले, प्राइवेट रूम तुरंत शांत हो गया, मानो हर कोई उस जोड़े के जवाब का इंतजार कर रहा हो। नतीजतन वेदिका ने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपना सिर नीचे कर लिया। दूसरों ने शायद इसे न देखा हो, लेकिन देवांश ने साफ देखा कि उसकी आंखों में एक गहरी उदासी कौंध गई। ये देखकर देवांश लगभग निष्कर्ष निकाल सकता था कि तुषार की किस्मत का लिखा बदला नहीं है, वेदिका यहाँ उससे रिश्ता तोड़ने आई है। लगता है मुझे उससे बात करने का कोई मौका ढूंढना होगा, तुषार ने ये देखकर तुरंत थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा। वेदिका बस घूमने आई है, इसे इतना डरावना मत बनाओ। डिम्पल ने स्थिति को भांपते हुए अजीब माहौल को हल्का करने के लिए तुरंत दखल दिया। लकी भाई, क्या हम औरतें ब्याहने के लिए इतनी आसान होती हैं? क्या उसने प्रपोज किया? क्या उसने शगुन दिया? क्या उसने 5 तरह के गहने खरीदे? अगर ढंग से बात नहीं कर सकता तो बस चुप रह। तुषार ने ये सुना और डिम्पल दी की ओर बड़ी कृतज्ञता से देखा। मेरी गलती, मैं सजा के तौर पर खुद एक ड्रिंक पी लेता हूँ। लकी को भी एहसास हुआ कि उसका सवाल कुछ ज्यादा ही उतावला था, इसलिए उसने सफाई नहीं दी, बस सीधे अपनी गलती मान ली। ये देखकर कि वेदिका के साथ बातचीत लगभग पूरी हो गई है, किसी ने और दबाव नहीं डाला, आखिर इससे ज्यादा करना परेशान करने जैसा होता। इसलिए डिम्पल फिर बोली, देवांश की ओर देखते हुए जो तुषार के बगल में बैठा था। छोटे, तुम इतने लंबे समय से बाहर थे और हमसे मिलने वापस नहीं आए। क्या तुम्हें खुद को 3 ड्रिंक्स की सजा नहीं देनी चाहिए? अध्याय 344। मुझे डर है कि तुम मेरी नींद खराब कर दोगे, मैं इसका हकदार हूँ। देवांश ने कोई बहाना नहीं बनाया, न ही जरा भी हिचकिचाया और बिना चेहरे का भाव बदले एक के बाद एक 53 प्रूफ देसी शराब के 3 गिलास पी गया। बढ़िया, डिम्पल ने सबसे पहले ताली बजाई, फिर गंभीर चेहरे के साथ कहा, चून की सजा पूरी हो गई है, चलो पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हैं। अब कोई उन बातों को नहीं उठाएगा। मंजूर है। लकी सबसे पहले सहमत हुआ और दूसरों ने भी ये देखकर सहमति में सिर हिलाया। देवांश जानता था कि वे उसे बता रहे थे कि उन्हें अब अतीत की परवाह नहीं है और उसे देवांश को भी नहीं करनी चाहिए। देवांश इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन खड़ा हुआ, अपने लिए शराब का एक गिलास डाला और सबसे कहा, मैं आप सभी के नाम एक जाम उठाता हूँ। बोलने के बाद उसने गिलास खाली कर दिया, मानो इस घूंट के साथ अतीत की सारी कड़वाहट निगल ली हो, जिसका अब कभी जिक्र नहीं होगा। ये देखकर मेज पर मौजूद हर कोई भी खड़ा हो गया, अपने सामने रखी शराब पी ली और पुरानी बातों को मिटा दिया। देवांश अपने सामने खड़े लोगों को देखकर भावनाओं से भर गया। हालांकि वे पहले वेदिका पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसे विशेष तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन देवांश जानता था कि वे असल में उसकी भावनाओं का ख्याल रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि अगर वे उसके लौटते ही सवालों की बौछार कर देंगे तो वह शायद हीन महसूस करे या अतीत में किए गए अपने कामों की वजह से सिर उठाकर न चल पाए। यह उस मुजरिम जैसा था जिसने आत्मरक्षा में जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया हो और जेल से रिहा होने के बाद अपने गृहनगर लौटा हो। अगर हर कोई उस पर उंगली उठाए या ज्यादा उत्साह दिखाए, उससे पूछे कि जेल में इतने साल कैसे बीते, तो वह निश्चित रूप से हीनता से टूट जाएगा। जरूरत से ज्यादा ध्यान देने के बजाय उसके साथ सामान्य व्यवहार करना या थोड़ा रूखा रहना भी बेहतर है, ताकि उसे पता चले कि इन लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उसने अतीत में क्या किया, जिससे वास्तव में उसे अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद मिलेगी। इसलिए उसकी भावनाओं को समायोजित करने और उसे जल्द से जल्द समूह में ढलने में मदद करने के लिए उन्होंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया, ताकि उसे पता चले कि उसके पिछले कार्यों से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसे दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब वक्त सही था, उन्होंने स्लेट को साफ करने का प्रस्ताव रखा, जिससे ये बिना किसी अजीब स्थिति के एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई। ये सब बहुत स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन देवांश ने फिर भी इसके भीतर छिपे मानवीय स्पर्श को देख लिया। लेकिन ठीक इसी वजह से देवांश उनके इस विचारशील इरादे के लिए और भी ज्यादा आभारी था। ये सोचते हुए देवांश और भी हैरान था कि उसे ऐसा क्या हो गया था कि उसने इन लोगों को चोट पहुंचाने वाला इतना घिनौना काम किया। अगर यह कोई श्राप था तो वह कैसा श्राप हो सकता था जिसने उसके स्वभाव को इतना बदल दिया। जैसे जैसे उसने विचार किया, देवांश ने खुद को फिर से जांचा, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चला। इसके बजाय उसकी साधना सूक्ष्म रूप से दक्ष स्तर के 8वें चरण में सफलता के संकेत दिखाने लगी। इस वजह से देवांश ने वेदिका की ओर फिर से एक नज़र डाली। पिछले जाम के साथ गिले शिकवे मिटाने की बुनियाद पर बाद की महफिल बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण हो गई। सभी ने पुरानी बातों का जिक्र करने से परहेज किया और देवांश से यह नहीं पूछा कि वह इस बार अकेला क्यों आया या वह अपनी बीवी और बच्चों को क्यों नहीं लाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मौजूदा जिंदगी के बारे में खुलकर बातें की। आम रियूनियन के विपरीत, जब ये ग्रुप अपनी मौजूदा जिंदगी पर चर्चा करता था तो वे इस बात की डींगे नहीं हाँकते थे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया।
इसके बजाय वे निष्पक्ष रूप से फायदे और मुश्किलों दोनों के बारे में बात करते थे। फिर हर कोई विचार विमर्श करता, सामने आई मुश्किलों के लिए अपने सुझाव देता, या अगर वे मदद कर सकते थे तो वे इसे सुझाने के लिए मौके पर ही किसी को फ़ोन कर देते। ऐसा मिलनसार नज़ारा देखकर वेदिका थोड़ी दंग रह गई। ऐसा नहीं था कि उसने रियूनियन अटेंड नहीं किए थे, लेकिन उसने कब क्लासमेट्स को दिखावा करते और महान बनने का नाटक करते नहीं देखा था। उसने ऐसा ग्रुप कब देखा था जो इस तरह एक दूसरे की मदद करता हो। इस पल उसे आखिरकार समझ आया कि देवांश द्वारा उनके साथ इतनी घिनौनी हरकतें करने के बाद भी वे उसे माफ़ करने के लिए क्यों तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका छोटा सा दायरा किसी को अकेला नहीं छोड़ता था। इसके अलावा इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अतीत के देवांश ने ज़रूर उनकी बहुत मदद की होगी, इसीलिए वे देवांश को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए इतने उत्सुक थे। कृतज्ञता ये भी दर्शाता था कि अतीत का देवांश बेकार नहीं था और उसके कई सुझावों ने वास्तव में इन लोगों की मदद की थी। अचानक वेदिका को इस छोटे से ग्रुप से थोड़ी जलन महसूस हुई। हालांकि हर कोई एक आम इंसान था, लेकिन दोस्तों का ऐसा समूह होने से जिंदगी काफ़ी मुकम्मल लग रही थी। जैसे ही उसने अपने खुद के अनुभवों के बारे में सोचा, उसकी आंखें जो खुशी से चमक रही थीं, एक बार फिर उदासी की एक मोटी परत से भर गईं। देवांश ने ये सब देखा लेकिन खामोश रहा। देवांश, तुम अब कैसे हो? गुंजन ने धीरे से पूछा। देवांश ने अभी लकी और डिम्पल को गुंजन की ओर पागलों की तरह इशारा करते देखा था, उसे पूछने के लिए उकसाते हुए। आखिरकार गुंजन उनमें सबसे सौम्य थी और उसका पूछना सबसे सही था। मैं अब ठीक हूँ। लकी और डिम्पल दी ने अभी जिन मुद्दों का जिक्र किया, अगर वे ज़रूरी नहीं हैं तो मैं नए साल के बाद किसी को तुमसे कनेक्ट करवा दूंगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, देवांश ने सच्चाई से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, प्राइवेट रूम में हर कोई सन रह गया। हालांकि देवांश बहुत शांति से बोला था, लेकिन उनके लिए उसके शब्द कुछ ज्यादा ही घमंडी थे। तुम देवांश कुछ ऐसा सुलझा सकते हो जिसे तुषार और यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं संभाल सके, और तुम खुद सामने भी नहीं आने वाले बल्कि किसी और को कनेक्ट करवाओगे। तुम्हारा लहजा वाकई थोड़ा अहंकारी है। लेकिन उनमें से किसी ने भी देवांश की पोल नहीं खोली, उसकी इज्जत को चोट पहुंचाने के डर से। इसलिए उन सब ने हमें हाँ मिलाई। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, नए साल के बाद बात करते हैं। देवांश जानता था कि उन्हें उस पर पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उसे समझाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह उनके बातचीत करने के मौजूदा तरीके से बहुत संतुष्ट था। अगर उन्हें पता चल जाए कि वह गुरु देवांश है तो उसे डर था कि ऐसा माहौल फिर नहीं रहेगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए देवांश ने फिर से वेदिका की ओर देखा और कहा, मिस वेदिका, चूंकि आप तुषार की गर्लफ्रेंड हैं, आप हम में से एक हैं। भविष्य में आपको चाहे कोई भी मुश्किल आए, आप मेरे पास आ सकती हैं। लकी, डिम्पल, गुंजन, बाकी क्लासमेट्स, उन सब की आंखें सदमे से फटी रह गईं। देवांश, क्या तुम कुछ ज्यादा ही फेंक नहीं रहे? सच में कोई भी मुश्किल हो तुम सुलझा सकते हो। और तो और वह तुषार की गर्लफ्रेंड है। क्या तुम ऐसा करके अपनी हद पार नहीं कर रहे? इसके अलावा अगर वेदिका को वास्तव में मुश्किलें हों तो क्या वह तुषार के पास नहीं जाएगी? उसके पिता डिप्टी मेयर हैं, क्या उनकी क्षमताएं तुमसे ज्यादा नहीं होंगी? यहाँ तक कि तुषार भी बाहें सिकुड़ने से नहीं रोक सका। उसे लगा कि देवांश की बातें कुछ ज्यादा ही हो रही थीं, लेकिन अपनी नाराजगी के बावजूद उन्होंने इसे दिखाया नहीं। बस यही सोचा कि देवांश इतने लंबे समय से बाहर रहने के कारण बाहर से डींगे हाँकने की बुरी आदत ले आया है और वह शायद कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से इस विषय को छोड़ दिया और फिर उत्साह से चर्चा करने लगे कि अगले कुछ दिनों का कार्यक्रम कैसे तय किया जाए। चलो स्कीइंग चलते हैं। त्र्यंबकेश्वर पर्वत पर एक स्की रिजॉर्ट है जो हाल ही में काफी मशहूर हुआ है। मैंने सुना है कि कई विदेशी खास तौर पर इसके लिए आते हैं। तुषार ने अपना विचार व्यक्त किया और जल्दी ही सबकी सहमति प्राप्त कर ली। लेकिन वेदिका चुप रही और उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह हिचकिचा रही है। वेदिका, चलो साथ चलते हैं। क्या तुम हमेशा से स्कीइंग नहीं जाना चाहती थी? तुषार ने प्यार से पूछा। वेदिका परेशान दिख रही थी और अंत में उसने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह मना करने का इरादा रखती है। लेकिन तभी लकी अचानक बीच में बोल पड़ा, मुझे पता था। तुम तुषार स्कीइंग के लिए हमें बुलाने जितने दरियादिल कैसे हो सकते हो? तो असली मकसद शराब नहीं था। इस सब के पीछे हमें बुलाना तो बस एक बहाना था। छी छी छी, मेरा पेट पहले ही भर चुका है और तुम अभी भी हमें कपल गोल्स दिखाकर जला रहे हो। तुषार, तुम भी न। किसी ने उसकी बात दोहराई। डिम्पल भी बोल पड़ी, तुषार की मदद करते हुए उसे आमंत्रित किया। वेदिका, स्कीइंग में बहुत मजा आता है, चलो साथ चलते हैं। हाँ हाँ, चलो साथ चलते हैं। ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा मजा आता है। गुंजन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, उसे आमंत्रित किया। ये देखकर वेदिका, हालांकि अभी भी परेशान दिख रही थी, आखिरकार सहमति में सिर हिला दिया। उसे सिर हिलाते देख हर कोई तुरंत खुशी से खिल उठा।
लकी ने तुषार को देई होकर आंख भी मारी, मानो पूछ रहा हो कैसा था भाई का डिवाइन असिस्ट। बढ़िया था ना। इस बीच लड़कियों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कल कौन से कपड़े पहनने हैं। इस तरह डिनर रात के 8 बजे तक चला और हंसी मजाक के साथ खत्म हुआ। तुषार के मुताबिक वे उस रात के टीवी जाने वाले थे, लेकिन वेदिका ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह आज के सफ़र से बहुत थक गई है और वापस जाकर आराम करना चाहती है। ये सुनकर सबने उसे मनाने की कोशिश बंद कर दी और इसके बजाय देवांश से पूछा कि क्या वह उस रात फिर मिलना चाहता है। देवांश ने भी सिर हिलाया और मना कर दिया, वेदिका वाला ही कारण बताया। वे सब जानते थे कि दूसरी जगह से वापस आने में वाकई लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। इसके बजाय वे कल के प्रस्थान के समय पर सहमत हुए और फिर एक दूसरे को अलविदा कहा। तुषार ने उन दोनों के लिए जो होटल के कमरे बुक किए थे वे कैलाश होटल की ऊपरी मंजिलों पर थे, इसलिए ग्रुप अस्थायी रूप से वहां अलग हो गया। चेक इन करते समय देवांश ने शक से बचने के लिए जानबूझकर वेदिका से अलग मंजिल पर एक कमरा मांगा। जब तुषार ने कारण पूछा तो देवांश ने घृणा से देखा और फुसफुसाया, मुझे डर है कि तुम्हारी हरकतें बहुत जोरदार होंगी और मेरी नींद खराब कर देंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुषार पहले तो सन रह गया, फिर हंसा और गाली दी, अबे साले तूने उस बूढ़े ठरकी लकी से ये गंदी आदतें कब सीख ली, तेरा दिमाग गंदगी से भरा पड़ा है। बोलने के बाद दोनों ने एक मुस्कान साझा की, बिना कुछ कहे सब समझ गए। तुषार और बाकी लोगों को अलविदा कहने के बाद देवांश अपने कमरे में लौटा, बस हाथ मुंह धोया और ध्यान में बैठकर साधना करने की तैयारी करने लगा। उसे लगा कि वह इस मौके के साथ एक ही बार में दक्ष स्तर के 8वें चरण में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन तभी कमरे की घंटी अचानक बजी। अध्याय 345, क्या वह हमेशा दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि दोहराई और तुरंत जान गया कि वह व्यक्ति कौन था। दरवाजा खोलने के बाद देवांश ने मजाक किया, रात लंबी है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैंने अपने कमरे में कोई लड़की छिपाई होती तो क्या तुमने मेरा अच्छा वक्त बर्बाद नहीं कर दिया होता? तुषार ने देवांश को पूरी तरह हिकारत भरी नजर से देखा, खुद ही कमरे में चला गया और ताना मारा, जब तुम पहले इतने बड़े लफंगे थे तब भी तुमने कभी धोखा नहीं दिया। अब जब तुम बदल गए हो तो क्या तुम अपने घर में कोई सुंदरी छिपाओगे? कोई भूत भी इस पर यकीन नहीं करेगा। देवांश ने सिर हिलाया, मुख्य कारण यह है कि आम औरतें मेरी स्वर्ग विरोधी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं शायद ही कभी अपनी तलवार निकालता हूँ। जब मैं निकालता हूँ तो खून बहना तय है। ठीक है, चलो कुछ गंभीर बात करते हैं। तुषार सोफे पर धम्मस से बैठ गया, थोड़ा निराश दिख रहा था। तुषार ने देवांश के लिए एक एग्जीक्यूटिव सूट बुक किया था जिसमें चाय शामिल थी, इसलिए देवांश ने तुषार के लिए एक कप चाय बनाई। शायद तुम यकीन न करो, लेकिन वेदिका और मैं एक दूसरे को 2 साल से ज्यादा समय से जानते हैं और अब तक हाथ पकड़ने के अलावा हमने और कुछ नहीं किया है। तुषार ने गर्म चाय पकड़ी, उसका चेहरा हताशा से भरा था। देवांश, उसे उम्मीद नहीं थी कि तुषार उसे ऐसी बातें बताएगा। मुख्य बात यह थी कि वह अभी वापस आया था और तुषार ने अपने राज रखने के लिए उस पर इतना भरोसा कर लिया। लेकिन फिर आजकल के नौजवान 2 साल की डेटिंग तो छोड़ो, भले ही उन्होंने सिर्फ 2 दिन डेट किया हो, वे तीसरे दिन ही प्यार की तालियां बजा रहे होते हैं। तुषार जैसे इंसान के लिए 2 साल से ज्यादा समय तक बिना किसी आगे की कार्रवाई के खुद को रोक पाना वाकई दुर्लभ था। मैंने शुरू में सोचा था कि इस बार उसके आने से हमारे बीच कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं सोचने लगा, क्या वह वास्तव में मुझे पसंद नहीं करती? तुषार हैरान परेशान दिख रहा था। मुझे लगता है कि उसकी अपनी कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। देवांश ने वेदिका की आंखों में दर्द की झलक याद की और अपनी राय दी। हालांकि वेदिका की काया विशेष थी, लेकिन इसका आम लोगों पर कोई असर नहीं था। शायद यह उन आम लोगों को भी ऊर्जा से भर सकती थी और उनकी उम्र बढ़ा सकती थी जो उसके साथ संबंध बनाते। इसलिए वह अभी भी शादी कर सकती थी और बच्चे पैदा कर सकती थी और एक वैवाहिक जीवन भी जी सकती थी। और चाहे सामने वाला कोई भी हो, ये निश्चित रूप से बहुत सामंजस्यपूर्ण होता। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, वह बस उसकी विशेष काया थी। इसलिए तुषार के साथ आगे की कार्रवाई न करना वाकई थोड़ा समझ से बाहर था। क्या यह मुझे परखने के लिए हो सकता है? तुषार उम्मीद की एक किरण के साथ खिल उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। देवांश ने सिर हिलाया, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? क्या तुमने उससे नहीं पूछा? मैंने कैसे नहीं पूछा होगा? लेकिन हर बार वह कहती है कि शादी होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बहाना है, उसके पास कोई और वजह होगी। तुषार इससे बहुत परेशान था। देवांश भी इस बारे में लाचार था, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि मैं जाकर उसे बेहोश कर दूं और फिर तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करने दूं, है ना? ये कानून के खिलाफ है, तुम्हें पता है ना?
हालांकि देवांश के पास कई तरीके थे, उसे सम्मोहन पाउडर जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। उसे वेदिका के शरीर में अपनी इच्छाओं को जगाने और उसे तुषार के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के लिए बस थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा डालने की जरूरत थी। लेकिन ये बहुत घिनौना होता और वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। तुम कहाँ की सोच रहे हो? मैं बस अपना दिल हल्का करने आया था। तुषार ने आह भरी और आगे कहा, मुझे अभी मर्सिडीज चलाते हुए मत देखो, लेकिन असल में ये पिछले कुछ साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। तुम्हें पता है, आज के ज़माने में चाहे तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हें अपना नाम बनाना है तो तुम्हें कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए पिछले कुछ सालों में मैंने मुंबई के एलीट सर्कल में घुसने के लिए अपना दिमाग खपा दिया, इस उम्मीद में कि कुछ सफलता हासिल कर सकूं। इस बिंदु पर तुषार ने सिर हिलाया, एक लाचार कड़वी हंसी हंसते हुए। दूसरे जिलों में शायद लोग मेरे पिता के सम्मान में मुझे थोड़ा भाव दे देते, लेकिन जैसे ही मैं संभाग में पहुंचता हूं, लोग मुझे ठीक से देखते भी नहीं। एक बार मैं आखिरकार एक रईस-ए-जादे के पीछे पीछे छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार के एक अमीर रईस-ए-जादे द्वारा आयोजित दावत में पहुंचने में कामयाब रहा, ये सोचकर कि मैं इस बार अपना नेटवर्क बढ़ा सकूंगा। लेकिन इसके बजाय मुझे छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार के रिकी सालियान ने सबके सामने थप्पड़ मारा। मैं तब उसे वापस थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर के तीसरे नंबर के कमान ने मुझे समझाने के लिए कदम बढ़ाया, ये कहते हुए कि अगर मैंने बदला लिया तो मेरे डैड कल ऑफिस से बाहर होंगे। मेरे पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसे मारने के लिए अपना दूसरा गाल आगे करना पड़ा। उन बड़े रईसजादों के सामने एक डिप्टी मेयर कुछ भी नहीं है। और यही हकीकत है। मैं अब समझ गया हूँ कि एक इंसान के लिए अपना सामाजिक स्तर बदलना बिना किसी स्वर्ग विरोधी किस्मत के नामुमकिन है। इसलिए मैंने हकीकत स्वीकार कर ली है। मैं अपने डैड के उस पद पर रहने का फ़ायदा उठाकर कुछ बिजनेस जमाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ और एक साधारण सामान्य ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन अब इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी आसमान छूने जितनी मुश्किल है। उफ, मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। जैसे जैसे तुषार बोलता गया, उसकी आंखें अनायास ही लाल हो गईं। मैं लकी को ये बातें नहीं बता सकता। अगर उसे पता चलता तो उसके स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से रिकी सालियान का सामना करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर चला जाता, ये जानते हुए भी कि वह जीत नहीं सकता। तुषार ने सिर हिलाया और जारी रखा, डिम्पल दी और गुंजन को तो बिल्कुल नहीं बता सकता। हालांकि उनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छे हैं, फिर भी वे अब कुछ चीज़ों के लिए मुझ पर निर्भर हैं। अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो वे निश्चित रूप से मदद के लिए मेरे पास नहीं आएंगे। जहां तक वरुण, विशाल और बाकी लोगों की बात है, हमारा रिश्ता अभी उतना गहरा नहीं है। बताने से वे सिर्फ मुझ पर हंसेंगे। इसलिए इन शब्दों को इतने लंबे समय तक दबाए रखने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही अपनी भड़ास निकालने आ सकता था। तुषार की कहानी सुनने के बाद देवांश को आखिरकार समझ आया कि वह ये बातें कहने उसके पास क्यों आया था। क्या वह रिकी सालियान वही है जिसे छोटे सरकार या रिकी भाई कहते हैं? देवांश ने पूछा। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसे जानते हो? तुषार चौंक गया। साफ तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि देवांश रिकी सालियान का नाम और उपनाम जानेगा। देखिए, वे बड़े रईस-ए-जादे बाहर घूमने के दौरान हमेशा उपनामों या निकनेम का इस्तेमाल करते हैं। शायद ही कभी अपने असली नामों का इस्तेमाल करते हैं ताकि टारगेट होने से बच सकें। जो उनके असली नाम जानते थे वे ज्यादातर अंदरूनी लोग थे, लेकिन देवांश साफ तौर पर अंदरूनी नहीं था, जिससे तुषार बहुत हैरान हुआ। और जब देवांश ने तुषार का रिएक्शन देखा तो वह जान गया कि यह रिकी सालियान वही व्यक्ति था जिससे उसका सामना हुआ था। लगता है रिकी ने झूठ नहीं बोला, उसने तुषार को थप्पड़ मारा था। इतना अपमान सहने के बाद अगर वेदिका उससे फिर से रिश्ता तोड़ ले तो उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए वह वाकई कुछ खतरनाक कर सकता है। पिछली जिंदगी में तुषार के दुखद अंत को याद करते हुए देवांश आह भरे बिना न रह सका। फिर तुषार की ओर मुस्कुराया और कहा, मैं अभी वेदिका के मामले में तो आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक रिकी सालियान की बात है, मैंने उसे कल ही सबक सिखा दिया था। ये सुनकर तुषार देवांश को ऊपर से नीचे तक देखे बिना न रह सका। फिर वह सिकुड़ी और बोला, मैं कहता हूँ देवांश, कुछ सालों तक न दिखने के बाद तुमने डींगे हाँकना कैसे सीख लिया, और तुम इसे इतने भरोसे के साथ करते हो बिना पलक झपकाए। मैं सच कह रहा हूँ। हाई स्पीड ट्रेन में मैंने उसकी 8 उंगलियां तोड़ दी, फिर उसे घुटनों के बल बिठाया और खुद को थप्पड़ मरवाए, और उसके बाद मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या आवाज़ जोर से आई। देवांश ने सच बताया। उसने मूल रूप से उसे यह बताने का इरादा नहीं किया था, डर था कि तुषार हीन महसूस करेगा। लेकिन अब जब तुषार ने खुद ये बात उठाई तो वह इसे बिना किसी संकोच के कह सकता था, जिससे तुषार का गुस्सा भी निकलने में मदद मिलेगी। हालांकि तुषार ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया।
इसके बजाय उसने अपना चाय का कप नीचे रखा, एक मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और खुशी से बोला, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो, फिर भी मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। असल में मैं पिछली बार ऐसा करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या वह रिकी सालियान को नहीं पीट सकता था, जिसका शरीर शराब और औरतों ने खोखला कर दिया था? बेशक वह कर सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो उसके डैड का सरकारी पद चला जाएगा। हालांकि अब जब उसने देवांश को ये कहते सुना, भले ही वह नकली था, उसे सुनकर बहुत राहत मिली। बस इसे सच मान लो। ठीक है, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ। मैं कल तुम सबको पिक कर लूंगा। तुषार जाने के लिए उठा और यह साफ था कि वह कमरे में घुसते वक्त के मुकाबले अब बहुत ज्यादा रिलैक्स था। तुषार को बाहर तक छोड़ने के बाद देवांश अपने बिस्तर पर लौटा, आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। दक्ष स्तर के 8वें चरण में सफलता पाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आकाश भक्षण सूत्र का चक्र चलाना शुरू किया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। साधना की गति बहुत धीमी थी। हालांकि वह और वेदिका अलग अलग मंजिलों पर थे, एक होटल में वह दूरी कितनी हो सकती थी? तर्क के हिसाब से इसका असर अभी भी होना चाहिए था। अपनी उलझन में देवांश ने बेमन से अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी। होटल जैसी जगह में देवांश वास्तव में अपनी दिव्य दृष्टि नहीं फैलाना चाहता था। उसे कुछ आंखें फाड़ देने वाला नजारा देखने का डर था। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की डेटिंग तो स्वीकार्य थी, लेकिन उसे 2 मर्दों को देखने का डर था। जैसे ही उसकी दिव्य दृष्टि फैली, उसने पाया कि वेदिका अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि एक मर्सिडीज बेंज S600 में थी। हमेशा दोनों तरफ खेलती रहती है। क्या यही वजह है कि वह तुषार को स्वीकार नहीं कर रही? देवांश ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा, लेकिन जल्द ही उसने यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसने पाया कि उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति दरअसल एक आंतरशक्ति का मास्टर था। अध्याय 346, वेदिका का राज। वेदिका जेठमलानी वाकई कोई साधारण लड़की नहीं है, देवांश ठाकुर ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह अभी तक उस शख्स के साधना स्तर का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाया था, लेकिन उससे निकलने वाली एक योद्धा की आभा ही ये तय करने के लिए काफी थी कि वह पूर्ण अंतरशक्ति के महासिद्धि स्तर से कम तो बिल्कुल नहीं होगा। करजत जैसे छोटे से कस्बे में अंतरशक्ति के महासिद्धि स्तर वाले योद्धा का प्रकट होना उतना ही दुर्लभ और चौंकाने वाला था जितना हिरोशिमा पर गिरा वह छोटा सा परमाणु बम। इसलिए देवांश ने अपनी साधना रोकी, फिर अपनी एकाग्रता साधी और अपनी दिव्य दृष्टि उस लग्जरी कार पर लॉक कर दी। अगले ही पल कार के अंदर का नजारा उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के सीन की तरह साफ साफ उभर आया। क्या तुमने अलविदा कह दिया? मर्सिडीज बेंज की पिछली सीट पर बैठे उस अधेड़ उम्र के पहलवान, जो अंतरशक्ति के महासिद्धि स्तर का योद्धा था, ने बेहद रूखेपन से पूछा। होटल के फ्लोर पर दूर बैठे देवांश ने यह सुना और उसकी बाहें तुरंत तंग गईं। तो वेदिका सचमुच तुषार से ब्रेकअप करने आई है, बस वह अब तक ये कह नहीं पाई है। लगता है कि मेरे समय और स्थान को पलटने से तुषार की पिछली जिंदगी की स्क्रिप्ट नहीं बदली है, लेकिन अब जब मुझे इस बारे में पता चल गया है तो जाहिर है मैं तुषार को दोबारा कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। कार में बैठी वेदिका ये शब्द सुनकर सिहर उठी, फिर उसने गहरी चिंता में सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कह नहीं सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? उस अधेड़ पहलवान ने ठंडी फुफकार छोड़ी और फिर ताना मारा, अगर मैंने दखल दिया तो तुम्हारा वह आशिक कल का सूरज नहीं देख पाएगा। क्या वह तुषार की जान की धमकी दे रहा है? देवांश की भौहें कस गईं और उसके चेहरे पर जबरदस्त हत्यारा भाव उभर आया। गंगू काका, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बस एक और दिन दे दीजिए। कल के बाद मैं आपके साथ वापस चलूंगी, वेदिका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। ए जेठमलानी खानदान की लड़की, अपनी हद में रहो। तुम्हें मर्त्यलोक में अपने दोस्तों को अलविदा कहने की इजाजत देना ही युवा मठाधीश की बहुत बड़ी कृपा है। तुम एक और दिन रुकना चाहती हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है मुझसे मोलभाव करने की? वह अधेड़ पहलवान गुस्से से भर गया। गंगू काका, उन्होंने मुझे कल स्कीइंग पर चलने के लिए आमंत्रित किया है और मैंने पहले कभी स्कीइंग नहीं की, बस यह एक बार। मैं आपसे वादा करती हूँ, कल के बाद मैं चुपचाप आपके साथ वापस चलूंगी। वेदिका ने फिर से मिन्नत की। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, तुषार यादव होटल के गेट से बाहर निकला और अपनी बड़ी मर्सिडीज बेंज की ओर बढ़ा, ठीक उनकी कार के पास से गुजरते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे छोटे से कस्बे में भी कोई छोटी मेबैक कार खरीद सकता है। साला बहुत अमीर है। जब मैं अमीर बनूंगा तो मैं भी वेदिका के लिए एक खरीदूंगा। तुषार ने आह भरी और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। कार के अंदर बैठे लोगों के चेहरों पर यह सुनकर अलग अलग भाव आ गए। पहलवान के चेहरे पर मजाक का भाव था। कोई हैरानी नहीं कि तुम उससे इतनी जुड़ी हुई हो, तो वह लड़का एक आशिक मिजाज है, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छी चीजों के बारे में सोचता रहता है।
वेदिका का चेहरा जज्बातों और खुशी से भर गया था, लेकिन पहलवान की बात सुनने के बाद वह तुरंत दुख में डूब गया। मिस वेदिका, वह लड़का बिल्कुल तुम्हारे सामने है। अगर तुम अभी जाकर उसे अलविदा नहीं कहती तो फिर मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना, समझी? अधेड़ उम्र के पहलवान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धमकी दी। वेदिका के जवाब का इंतजार किए बिना पहलवान ने तुरंत दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था। अगर आपने उसे छूने की जुर्रत भी की तो जब मैं युवा मठाधीश से मिलूंगी तो उन्हें बता दूंगी कि आप पूरे रास्ते मेरे साथ बदसलूकी करते रहे हैं और फिर आप भी जिंदा नहीं बचना चाहेंगे, वेदिका ने अचानक कहा, जिससे उस अधेड़ पहलवान का हाथ डर के मारे वहीं का वहीं जम गया। मुझे इससे डरा रही हो? तुम्हें लगता है कि युवा मठाधीश बिना किसी सबूत के तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लेंगे? हालांकि अधेड़ पहलवान ने यह कहा, लेकिन हवा में जमा उसका हाथ अनजाने में ही पीछे खींच गया। वह यकीन करें या न करें यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक उनके दिल में शक का बीज बो दिया जाएगा, मुझे यकीन है कि वे तुम्हें मारने के हजारों बहाने ढूंढ लेंगे। वेदिका ने तीखे स्वर में पलटवार किया। ये साफ था कि वह तुषार की वाकई परवाह करती थी, इसीलिए उस अधेड़ पहलवान का मुकाबला करने के लिए उसने इतनी जल्दी ये तरकीब सोची। ... ये सुनकर वह अधेड़ पहलवान पूरी तरह खामोश हो गया। वह वेदिका की बातों के नफा नुकसान को तौल रहा था। जब तुषार होटल के प्रवेश द्वार पर बनी खुली पार्किंग से गाड़ी लेकर निकल गया, तब जाकर उसने कहा, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि कल सिर्फ एक दिन? हाँ, कल स्कीइंग के बाद मैं आपके साथ चलूंगी, वेदिका ने सहमति में सिर हिलाया। बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहो, वरना अगर मैं मर भी गया तो मेरा रास्ता साफ करने के लिए मैं पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पूरे परिवार को मार डालूंगा, पहलवान ने खूंखार तरीके से कहा। वेदिका ने और कुछ नहीं कहा, बस कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी। एक पल रुको, अधेड़ पहलवान ने अचानक उसे फिर पुकारा, तुम अभी भी कुंवारी हो, है ना? ये सुनकर वेदिका का शरीर कांप उठा, लेकिन अंत में उसने अपना होंठ काटा और हल्के से सिर हिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह अच्छी बात है, पहलवान ने आगे कहा, मुझे ये याद दिलाने के लिए दोष मत देना। अगर तुमने अपना कौमार्य खो दिया तो सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का परिवार ही नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे कबीले के लोग, तुम्हारे माता पिता भी मारे जाएंगे। मुझे पता है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वेदिका ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसके चेहरे का भाव मध्यम पड़ गया और वह किसी जिंदा लाश की तरह बेजान कदमों से होटल के अंदर चली गई। और वह छोटी मेबैक कार भी वहां नहीं रुकी। वेदिका के उतरने के बाद वह वहां से चली गई। ये सब सुनने के बाद हालांकि कई बारीकियां अभी भी अस्पष्ट थीं, लेकिन देवांश को पूरी कहानी का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वेदिका तुषार से प्यार करती थी, लेकिन उस युवा मठाधीश के दबाव के कारण उसे तुषार को छोड़ना पड़ रहा था। वह इस बार करजत में तुषार से ब्रेकअप करने और उसे अलविदा कहने आई थी, और वेदिका का तुषार के साथ शादी को अंजाम न देना भी इसी युवा मठाधीश की वजह से था। उसने वेदिका के माता पिता और पूरे कबीले के लोगों को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन यह युवा मठाधीश कौन था, ये देवांश को अभी तक पता नहीं था। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि इस युवा मठाधीश का वेदिका के कुंवारेपन पर इतना जोर देना शायद उसकी विशेष शारीरिक संरचना से जुड़ा था। मुमकिन है कि वह अपनी साधना में मदद के लिए उसकी यिन ऊर्जा को सोखकर अपनी यांग ऊर्जा बढ़ाना चाहता हो। अगर उसने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया या इसे रोका नहीं, तो तुषार का हश्र शायद उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही होगा, वेदिका को खोने के बाद इमारत से कूदकर आत्महत्या करना। ये सोचते ही देवांश जल्दी से बाहर निकला, फिर नीचे गया और लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर वेदिका का इंतजार करने लगा। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वेदिका प्रवेश द्वार पर देवांश को खड़ा देखकर स्पष्ट रूप से चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पल वह अपने पिछले घमंडी रवैये में लौट आई थी और उसकी आंखों में देवांश के लिए तिरस्कार चमक उठा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज रात खाने की मेज पर मैंने जो कहा था वह अभी भी मान्य है, देवांश ने ईमानदारी से कहा। अगर ये लड़की तुषार के लिए अच्छी थी तो वह थोड़ी और मदद पाने की हकदार थी। खाने की मेज पर तुमने क्या कहा था? वेदिका की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने कुछ आहत होकर पूछा, कौन सी बात? भविष्य में चाहे कैसी भी मुसीबत आए तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो, देवांश ने फिर दोहराया। ये सुनकर वेदिका के चेहरे के भाव थोड़े जम गए और उसने मन ही मन सोचा, क्या इसे पता चल गया है? लेकिन बहुत जल्दी उसने खुद को शांत किया। इतनी ऊंचाई से भले ही उसने देखा हो, उसे पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बात की। और फिर ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि उसने देख लिया हो? और भले ही उसने देख लिया हो, मैं उससे मदद नहीं मांग सकती। मैं पहले ही दूसरों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर चुकी हूँ, मैं इस मासूम इंसान को इसमें नहीं घसीट सकती।
तो मैं तुम्हें पहले ही यहाँ धन्यवाद दे देती हूँ, वेदिका ने औपचारिक तौर पर कहा, फिर जारी रखा, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। जाओ। देवांश एक तरफ हट गया, वेदिका को जाने का रास्ता देते हुए। देवांश ने वेदिका पर दबाव बनाने के लिए यह जाहिर नहीं किया कि उसने क्या देखा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने चुपके से उस पर एक निशान लगा दिया, जिसकी उसे खबर तक नहीं हुई। इस तरह, चाहे वेदिका कहीं भी हो, वह एक विचार मात्र से उसे महसूस कर सकता था। उसने वेदिका का भांडा इसलिए नहीं फोड़ा क्योंकि वह लंबा खेल खेलना चाहता था और देखना चाहता था कि यह तथाकथित युवा मठाधीश असल में कौन है। निशान लगाने के बाद देवांश मुड़ा और लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की ओर चल दिया। अपने कमरे में लौटने के बाद देवांश ने और देरी नहीं की, बल्कि जब तक वेदिका नीचे थी उसने साधना करने का समय निकाल लिया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन अब उसे बहुत ज़बरदस्त एहसास हो रहा था कि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वह आज रात बंधनों को तोड़कर सफलतापूर्वक दक्ष स्तर के 8वें चरण में प्रवेश कर जाएगा। अध्याय 347, दक्ष स्तर 8वां चरण, सफलता। होटल के अपने विशाल एग्जीक्यूटिव स्वीट में लौटने के बाद वेदिका सोफे पर गहरे दुख के साथ बैठ गई। उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। यह विचार कि कल उसे तुषार को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, उसे एक बेकाबू उदासी से भर रहा था और उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। एक ऐसे आदमी से शादी करना जिससे वह कभी मिली भी नहीं और पूरी जिंदगी उसकी सेवा करना, ऐसी जिंदगी के बारे में सोचकर ही वेदिका को लगने लगा कि मौत इससे कहीं बेहतर होगी। ऐसा नहीं था कि उसने मरने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन युवा मठाधीश ने कहा था कि अगर वह मर गई तो उसके कबीले वालों और तुषार को भी उसके साथ दफना दिया जाएगा। ये किस्मत, जहां मौत भी दूसरों के नियंत्रण में थी, उस पर माउंट एवरेस्ट की तरह दबाव डाल रही थी, जिससे उसका सांस लेना दूभर हो गया था और वह पूरी तरह से खुशी से वंचित हो गई थी। उससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उसकी पहले से ही दयनीय हालत के बावजूद कोई इतना अज्ञानी था कि कह रहा था कि चाहे कैसी भी मुसीबत हो वह उसके पास जा सकती है। इसने उसे, जो पहले ही बेहद पीड़ित थी, और भी ज्यादा व्याकुल कर दिया। अगर तुषार का लिहाज न होता तो वह खाने की मेज पर ही देवांश से भिड़ गई होती। एक आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी बात कहने का मुंह कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात, वह बेशर्मी से उसे ढूंढते हुए नीचे आया और वही बेतुका बयान दोहराया। उसका मौके पर ही न फटना पहले ही देवांश के प्रति उसकी दया का संकेत था, वरना अपनी मौजूदा साधना के साथ एक साधारण इंसान से निपटने के लिए उसे बस अपनी उंगलियों का एक झटका चाहिए था। वेदिका जितना सोचती उतना ही उसे अन्याय और दर्द महसूस होता और उसका रोना लंबे समय तक नहीं रुका। न जाने कितनी देर रोने के बाद वेदिका खुद रोते रोते थक गई। फिर वह रुकी, खड़ी हुई, एक एक करके अपने कपड़े उतारे और बाथरूम की ओर चल दी। तुषार को विदा करने के बाद वेदिका ने बाथटब भरना शुरू कर दिया था। अब तक बाथटब पूरा भर चुका था, लेकिन पानी अभी भी बह रहा था, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले वेदिका के आंसू। वेदिका बाथटब में लेट गई और बहता हुआ पानी तुरंत फर्श को भिगोने लगा। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और टब के तकिए पर सिर टिकाकर अपने पूरे शरीर को गर्म पानी में डुबो दिया, अपनी सुरक्षा की दीवार गिरा दी और खुद को तुषार की बाहों में लेटे हुए कल्पना करने लगी। शारीरिक और मानसिक रूप से पहले ही थक चुकी थी और इतना रोने के बाद चारों ओर की गर्माहट के साथ लेटने के कुछ ही देर बाद वह गहरी नींद में सो गई। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर सोई, बस इतना पता चला कि वह सरसराहट की आवाज़ से जागी। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन लगातार आ रही थी, जैसे कोई कपड़े सरसरा रहा हो। क्या कमरे में कोई चोर घुस आया है? जैसे ही यह विचार आया, वेदिका ने सतर्क होकर अपनी आंखें खोलीं। पहले अपना बाथरोब पहनने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने सामने का नज़ारा देखकर वह चौंक गई। छत ठीक उसके ऊपर थी, उसकी नाक से बस एक हाथ की दूरी पर। हड़बड़ाकर उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर एक झटके के साथ महसूस किया कि उसका शरीर हवा में तैर रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जिस गर्म पानी ने उसके शरीर को ढका हुआ था, वह भी उसके चारों ओर हवा में लटका हुआ था, अभी भी उसके सुडौल शरीर को कसकर लपेटे हुए, ठीक पहले की तरह। नल, जो लगातार बाथटब में गर्म पानी दे रहा था, वह अभी भी चल रहा था, लेकिन पानी का बहाव नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर था, उसके चारों ओर के गर्म पानी में मिल रहा था। वेदिका को सरसराहट की आवाज़ का स्रोत भी मिल गया। ये दीवार पर टंगा बाथरोब था जो उसे टांगने वाले हुक से रगड़ खा रहा था। ये देखकर वेदिका की पहली प्रतिक्रिया थी, मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन जैसे ही वह खुद को ये देखने के लिए चुटकी काटने वाली थी कि दर्द होता है या नहीं, अचानक उसके शरीर के भीतर से ऊर्जा की एक गर्म धारा उठी और उसके पूरे शरीर में घूमने लगी। इस उमड़ती हुई गर्म धारा को महसूस करते हुए वेदिका की आंखें उत्तेजना से लगभग बाहर निकल आईं। क्या ये जागृति स्तर है? वेदिका को अपने ही फैसले पर बमुश्किल यकीन हो रहा था, लेकिन उसके भीतर लगातार घूम रही जादुई शक्ति की गर्म धारा उसे बता रही थी कि 20 साल से ज्यादा की कड़ी साधना के बाद आखिरकार उसने एक साधक की दहलीज पार कर ली थी।
लेकिन ये कैसे संभव है? क्या गुरुजी ने नहीं कहा था कि आम इंसानों को जादुई शक्ति की साधना के लिए एक बहुत बड़े अवसर की जरूरत होती है? मैं तो बस नहा रही थी, मैंने वह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कैसे खोल लिया? क्या मैं बस सपना देख रही हूँ क्योंकि मैं दिन रात इसके बारे में सोचती रहती हूँ? वेदिका ने विचार किया, फिर अपने भीतर की गर्म धारा को दोबारा महसूस किया और महसूस किया कि यह वास्तव में स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती थी और उसके शरीर के भीतर घूम रही थी, उसकी त्वचा और शरीर को बेहतर बना रही थी। जल्द ही उसके चारों ओर का गर्म पानी काला हो गया। वह घबराई नहीं क्योंकि वह जानती थी कि इसका मतलब है कि उसके शरीर के भीतर की अशुद्धियां पूरी तरह से बाहर निकल गई थीं। वेदिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने अपने चेहरे को चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर उसके चेहरे के भाव अचानक जम गए। मैं सपना नहीं देख रही, ये सब सच है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? वेदिका पूरी तरह से उलझन में थी। फिर उसने एक बार फिर अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया, इस डर से कि कहीं उसने गलत तो नहीं समझ लिया या कहीं यह अचानक गायब न हो जाए। लेकिन साफ तौर पर वह गर्म धारा वहीं थी और उससे उसे बहुत स्पष्टता महसूस हो रही थी। हालांकि जल्द ही उसने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। सभी जागृत साधक पहले अपने शरीर को मजबूत करते हैं और उसके बाद ही वे जादुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि जादुई शक्ति पहले आ गई और फिर उसने बदले में उसके शरीर को बेहतर बनाया? किसी ने जबरदस्ती मेरे लिए साधकों का मार्ग खोल दिया है। वेदिका की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। ये जानना जरूरी है कि उसके गुरुजी के पास भी उसे वह मार्ग खोलने में मदद करने की क्षमता नहीं थी। फिर भी इस शख्स ने उसे बिना पता चले ही यह कर दिखाया। ऐसा कारनामा करने के लिए किसी के पास किस स्तर की ताकत होनी चाहिए? आप कौन हैं, दिव्य आत्मा? कृपया सामने आए ताकि मैं इस स्वर्गीय कृपा के लिए नतमस्तक होकर आभार व्यक्त कर सकूं। वेदिका कोई दकियानुसी इंसान नहीं थी। किसी से उपकार मिलने पर उसे स्वाभाविक रूप से अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना ही था। लेकिन उसने कई मिनटों तक इंतजार किया और उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय उसके शरीर को लपेटे हुए गर्म पानी और भी गहरा काला होता गया। कोई जवाब न मिलने पर उसने सोचा कि शायद उसके रोने ने किसी गुजरते हुए शक्तिशाली अस्तित्व को द्रवित कर दिया होगा, जिसने सहन न कर पाने पर जबरदस्ती उसके लिए साधकों का मार्ग खोल दिया। हालांकि ये दूर की कौड़ी लग रही थी, लेकिन इस समय वह यही सबसे तार्किक स्पष्टीकरण सोच सकती थी। जैसे ही वह काले पानी से बाहर कूदने वाली थी, उसके भीतर की गर्म धारा अचानक जैसे अनियंत्रित होकर उसके पूरे शरीर में पागलों की तरह घूमने लगी और उसकी साधना एक दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। यह क्या है? वेदिका पूरी तरह से सन्न थी। उसने ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था, न ही उसने इसके बारे में कभी सुना था। जैसे ही वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसका शरीर अचानक नीचे गिर गया। उस काले पानी के साथ जो उसे लपेटे हुए था, बाथटब में भारीपन से गिरा। पानी की सुरक्षा के कारण उसे चोट नहीं आई, लेकिन जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका शरीर बाथटब में किसी चीज से दबा हुआ था। वह एक उंगली भी नहीं हिला पा रही थी। ये प्रक्रिया कई मिनटों तक चली और फिर दबाव अचानक गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वह हिलने वाली थी, वह अजीब दबाव वापस आ गया और इस बार ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा थी। यहाँ तक कि वेदिका, जिसके शरीर की रक्षा जादुई शक्ति कर रही थी, उसे भी इस पल सांस लेना मुश्किल हो गया और उसका सुंदर चेहरा जल्दी ही लाल हो गया। हालांकि ये ताकत जल्दी आई और जल्दी चली गई, अन्यथा 1-2 मिनट में वह वास्तव में हवा से कुचलकर मर गई होती। फिर भी इससे पहले कि वह खुद को भाग्यशाली मान पाती, उस दबाव ने फिर हमला किया। इस बार बाथटब का पानी भी काफी हद तक दब गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि दबाव कितना विशाल था। वेदिका के लिए सांस लेना तो दूर, पलक झपकाना भी इस पल एक बेहद आलीशान काम बन गया था। जैसे ही उसने खुद को दम घुटते हुए देखा, उसके कानों में बिजली की एक गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिसने उसके शरीर पर दबाव को चकनाचूर कर दिया और साथ ही वेदिका का सिर चकरा दिया, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई। लेकिन जल्द ही दोबारा सांस ले पाने पर उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने शरीर की बेचैनी का मुकाबला करने के लिए अपनी जादुई शक्ति को घुमाना शुरू कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि ये बिजली की कड़क अंत का संकेत थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद के समय में आसमान में कुल 8 बार बिजली कड़की। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार थी, हर बार जब बिजली कड़की तो वह डर के मारे कांप उठी। ऐसा नहीं था कि वह बस डरी हुई थी, बात यह थी कि ये भयानक बिजलियां चौंकाने वाली और अभूतपूर्व थीं। वेदिका, जो खौफजदा थी, अचानक समझ गई, कोई महागुरु अपनी परीक्षा से गुजर रहे हैं और मैं बस उनकी आड़ में फायदा उठा रही हूँ। ये सोचते ही वेदिका एक बार फिर हक्की बक्की रह गई। बस उनकी थोड़ी सी गति उधार लेकर मैंने जागृति स्तर में प्रवेश कर लिया, एक ऐसा स्तर जिसे शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी पार नहीं कर पाती। वह शख्स कितना भयानक रूप से शक्तिशाली होगा।
उस रात आकाशीय घटनाओं का निरीक्षण करने में कुशल एक वास्तुशास्त्र के उस्ताद ने करजत की दिशा से आसमान में एक सफेद इंद्रधनुष को उड़ते हुए देखा, जिसके बाद सफेद रोशनी की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। जहां से भी यह गुजरा, जमीन और आसमान कांप उठे और दबाव बढ़ गया, जैसे माउंट एवरेस्ट नीचे दब रहा हो। और 8 स्वर्गीय बिजलियों के गिरने के साथ दूर से देख रहे वास्तुशास्त्री तुरंत खामोश हो गए, एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। काफी देर बाद उन सभी ने एक साथ भावनाओं के साथ आह भरी, ऐसी आश्चर्यजनक आकाशीय घटना, क्या कोई शक्तिशाली अस्तित्व अपनी परीक्षा से गुजर रहा है? बोलने के बाद वे सभी खुद पर हंसे। उनके दिमाग में एक जैसा विचार कौंधा, इस दुनिया में किसी के लिए भी इस स्तर तक साधना करना असंभव था, और न ही कोई इस घटना द्वारा लाए गए सर्वोच्च दबाव का सामना कर सकता था। भले ही किसी ने सचमुच इस स्तर तक साधना कर ली हो, 8 स्वर्गीय बिजलियों के बाद उनके मरने या अपाहिज होने की संभावना थी। न तो सफेद इंद्रधनुष और न ही सफेद रोशनी, चाहे योद्धा हो या आम इंसान, उन्हें देख सकते थे। केवल साधकों और वास्तुशास्त्रियों को ही कुछ समझ थी। जहां तक 8 स्वर्गीय बिजलियों की बात है, आम इंसानों के कानों में हालांकि वे जमीन और आसमान में गूंजी, लेकिन जब तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। रेन यिन बाघ वर्ष में महाशीत के अगले दिन देवांश का दक्ष स्तर का 8वां चरण पूरा हुआ। अध्याय 348। डायनासोर भेड़ियों से लड़ते हैं, मैं ठंड से। देवांश अपने बड़े बिस्तर के ऊपर हवा में पालथी मारकर बैठा था और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के बाद उसने अपने नीचे बिस्तर पर नजर डाली, भावनाओं के साथ आह भरते हुए। आकाश भक्षण सूत्र वाकई शक्तिशाली है। मैं केवल दक्ष स्तर के 8वें चरण में हूँ, फिर भी मैं पहले ही हवा में तैर सकता हूँ। अगर मैं एक और कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मैं शायद ऊर्जा के साथ उड़ भी सकूं। और यह एक ऐसी दिव्य क्षमता है जो केवल महादक्ष स्तर पर ही की जा सकती है। एक पल की भावुकता के बाद देवांश ने अपनी दिव्य क्षमता वापस खींच ली और धीरे धीरे बिस्तर पर उतर आया। उसने फिर अपने आसपास के माहौल को थोड़ा महसूस किया और मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनजाने में उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन फिर उसकी शारीरिक संरचना वाकई कुदरत का करिश्मा है। देवांश इस बात से नाराज नहीं था कि वेदिका ने उसकी आड़ में सफलता हासिल कर ली थी। इसके विपरीत वह वेदिका के लिए दिल से खुश था। वह जितनी मजबूत होगी, भविष्य में तुषार की उतनी ही बेहतर रक्षा कर पाएगी, जिससे उसकी बहुत सारी चिंता बच जाएगी। लेकिन अभी अभी साधना के मार्ग में प्रवेश करने के बाद उस शख्स, उस पूर्ण अंतर शक्ति वाले पहलवान का सामना करते हुए उसका कोई चांस नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय अपने नए स्थिर हुए स्तर को मजबूत करने के लिए उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ वेदिका ये जानकर हैरान और खुश दोनों थी कि उसने केवल किस्मत से जागृति स्तर में प्रवेश कर लिया था। लेकिन वह रुकी नहीं। इसके बजाय वह बाथटब से बाहर निकली, बगल के शॉवर रूम में गई, गंदा पानी धोया, फिर बाथरोब पहना और बाथरूम में लगे आदमकद आईने के सामने अपने शरीर में आए बदलावों को जांचने के लिए खड़ी हो गई। उसके बाल और काले हो गए थे, उसकी त्वचा और कोमल हो गई थी, और उसका पूरा वजूद एक अनोखी प्राकृतिक सुंदरता बिखेर रहा था, जिससे उसे एक ठंडी कुलीनता मिल रही थी। उसने फिर अपना बाथरोब उतारा और अपने शरीर के हर सूक्ष्म बदलाव की बारीकी से जांच की। तभी उसने पाया कि उसके पूरे शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उसका पूरा वजूद एक बेदाग संगमरमर की तरह था। इसे छूने पर कोई इसकी गर्माहट महसूस कर सकता था, और उसका शरीर जहां उसे भरा होना चाहिए था वह भरा हुआ था, और जहां उसे छरहरा होना चाहिए था वह छरहरा था। एक कयामत ढाने वाली काया, सचमुच चेहरे से परी और शरीर से कयामत। लेकिन यह विचार कि ऐसा शरीर उस आदमी को नहीं दिया जा सकता जिससे वह प्यार करती थी, बल्कि एक बिल्कुल अजनबी को सौंपना होगा, उसे बहुत गहरा दर्द दे गया, और वह फिर से फूट फूट कर रो पड़ी, उदासी से भर गई। हालांकि ये याद करते हुए कि उसे कल तुषार से मिलना है, उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। वह तुषार के पास सूजी हुई आंखों वाला बदसूरत चेहरा लेकर नहीं जाना चाहती थी। वह तुषार को अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने गम को दबाया, जल्दी से मुंह धोया और फिर खुद को सोने के लिए मजबूर किया। सुबह होने में अभी 3 घंटे और तय प्रस्थान समय तक 5 घंटे बाकी थे, जो उसकी अच्छी ब्यूटी स्लीप के लिए काफी थे। सफलता के बाद देवांश ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, लगातार अपने स्तर को मजबूत करता रहा जब तक कि तुषार ने दरवाजा नहीं खटखटाया। तुषार को देखकर देवांश को पता चला कि लकी, तनेजा और बाकी सभी तैयार थे, बस उसके निकलने का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम ऐसे कपड़ों में स्कीइंग करने जा रहे हो? देवांश के पास पैक करने के लिए कुछ नहीं था और वह तुरंत निकल सकता था, लेकिन तुषार ने उसे रोक लिया। क्या कोई दिक्कत है? देवांश ने पलटकर पूछा। तुम्हारे कपड़े घर के अंदर तो ठीक हैं, लेकिन स्की रिजॉर्ट में तुम ठंड से मर जाओगे। देवांश मुस्कुराया। अगर यही दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तुषार बहुत उलझन में था। क्योंकि शेर भेड़ियों से लड़ता है और मैं ठंड से। तुषार का चेहरा पूरी तरह से निशब्द था। तुम्हें यह मीम नहीं पता? ये टिकटॉक पर बहुत लोकप्रिय है। आई डोंट हैव के।
ब्रह्बयू। इससे पहले कि देवांश आगे गा पाता, तुषार ने देवांश के मुंह पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर तुमने एक और लाइन गाने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें इस इमारत से नीचे फेंक दूंगा। देवांश हंसा। सिर्फ मेरा ही दिमाग खराब नहीं हो सकता है ना? तो क्या मैं अब ऐसे तैयार होकर जा सकता हूँ? जब तक तुम नंगे नहीं घूम रहे, साला किसे परवाह है? यह उनका शरीर नहीं है जो जम जाएगा। तुषार देवांश के साथ इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता था और नीचे जाने के लिए मुड़ा। जब वे नीचे पहुंचे तो सभी ने देवांश को कल जैसे ही कपड़े पहने देखा और उससे सवाल किया, तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें ठंड से मरने का डर नहीं है? देवांश बोलने ही वाला था कि तुषार ने उसे काट दिया। मत पूछो, तुम जवाब जानना नहीं चाहोगे। क्यों? डिम्पल धिल्लन ने थोड़ी भौहें सिकोड़कर पूछा। क्योंकि देवांश वास्तव में बोलना चाहता था, लेकिन उसका मुंह फिर से तुषार ने बंद कर दिया और फिर उसने तुषार की लगभग हताश आवाज सुनी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और मत पूछो। उसका कारण स्की रिजॉर्ट से भी ज्यादा ठंडा है। ये तो छोड़ो कि मैं इसे दोबारा नहीं सुनना चाहता। ये कहने के बाद तुषार ने देवांश को छोड़ दिया। देवांश के चेहरे पर 3 सेकंड के लिए सन्नाटा था। फिर तुषार ने देवांश के पीछे लात मारी। लानत है, मेरा दिमाग लगता है पहले ही लूप पर चल रहा है। तुम्हें मुझे मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना देना होगा। देवांश स्वाभाविक रूप से आसानी से बच गया। फिर चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, अब हम दोनों के दिमाग में वह फंसाने वाला गाना अटक गया है। क्या तुम वाकई उन्हें ये समझाना नहीं चाहते? तुषार रुका, फिर लकी, तनेजा और बाकी लोगों की ओर देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे शरारती होता गया। क्या तुम सब कारण जानने के लिए उत्सुक नहीं हो? आओ आओ, मैं बताता हूँ। 1 मिनट बाद लॉबी में जमा हुए सभी लोग, जिनमें वेदिका भी शामिल थी, तुषार और देवांश को ऐसे देख रहे थे जैसे वे बेवकूफों को देख रहे हों। फिर गुंजन सेठी, जो आमतौर पर सौम्य रहती थी, ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई, तुषार, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम सब ने ही सुनने की जिद की थी। तुषार हंसा, अपने छोटे बड़े बैग उठाए और गाते हुए होटल से बाहर निकलने लगा। शेर भेड़ियों से लड़ता है, भेड़ियों से लड़ता है। शेर भेड़ियों से लड़ता है, भेड़ियों से लड़ता है। त्र्यंबकेश्वर स्नो पार्क पड़ोस के यवतमाल जिले के बाहरी इलाके में स्थित है, जो 2 घंटे की ड्राइव पर है। तुषार एक कार चला रहा था जिसमें वेदिका आगे की सीट पर थी और लकी, तनेजा और देवांश पिछली सीट पर थे। डिम्पल धिल्लन दूसरी कार चला रही थी जिसमें गुंजन सेठी, वरुण नंदा और विशाल चड्ढा बैठे थे। देवांश ने उनसे केवल इतना सुना था कि यहाँ एक नया स्की रिजॉर्ट बनाया गया है जो अपनी बड़ी ऊंचाई की ढलान और पर्यटक आकर्षण त्र्यंबकेश्वर पर्वत से नजदीकी के लिए प्रसिद्ध है। पहले ढलान और त्र्यंबकेश्वर पर्वत दोनों मौजूद थे, लेकिन किसी ने वहां स्की रिजॉर्ट बनाने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए पहाड़ पर हमेशा चहल पहल रहती थी और नीचे सन्नाटा। अब इस स्की रिजॉर्ट के साथ कोई भी त्र्यंबकेश्वर पर्वत जा सकता है और फिर नीचे स्की कर सकता है। एक तीर से 2 शिकार। इसलिए जैसे ही स्की रिजॉर्ट खुला, यह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया। यहाँ तक कि कुछ विदेशी भी दूर दूर से आए, जिससे टिकट मिलना मुश्किल हो गया। अब नए साल के करीब आने के साथ हर कोई अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, जिससे टिकट और भी दुर्लभ हो गए हैं। भाभी, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा, मैं 4-5 दिनों से ऑनलाइन त्र्यंबकेश्वर स्नो पार्क के टिकट हथियाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे एक भी नहीं मिला। अगर आप नहीं आती तो तुषार, ये लड़का जो सुंदर चेहरा देखते ही दोस्तों को भूल जाता है, मुझे नहीं ले जाता। लकी, तनेजा और देवांश पिछली सीट पर बैठे थे। वेदिका से बहुत ही जाने पहचाने अंदाज में बात कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके लिए अपना संबोधन भी बदल दिया था। हालांकि वेदिका बहुत खुश थी, लेकिन उसने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की और न ही जवाब देने की। उसने बस मुस्कुराकर तुषार की ओर देखा। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तुम पास में ही रहते हो, तुम जब चाहो जा सकते हो, तुम्हें पीक सीजन के दौरान ही क्यों जाना है? तुषार ने नाखुशी से जवाब दिया। लकी, तनेजा भी पीछे रहने वाला नहीं था। भाभी, इसकी सुनिए, क्या कोई इंसान ऐसे बात करता है? क्या मैं पीक सीजन में जाने के लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हें पीक सीजन की भीड़ से ऐतराज नहीं है? तुषार के पास शब्द नहीं थे। नहीं, मुझे गर्मी के लिए चिपकना पसंद है। तुषार, ये देखकर कि मोटे उस्ताद ने बातचीत का कबाड़ा कर दिया है, देवांश ने एक नया विषय शुरू किया। पूछा, तुषार, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ये टिकट दिलाने में मदद की? एक डिप्टी मेयर के लिए कुछ स्की रिजॉर्ट टिकट हासिल करना, भले ही वह पड़ोसी जिले के अधिकार क्षेत्र में हो, एक आसान मामला होना चाहिए, शायद बस एक फोन कॉल की दूरी पर। लेकिन तुषार ने सिर हिलाया और कहा, इस बार नहीं। ओल्ड मैन के पास साल के अंत में कई मीटिंग्स और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनके पास मेरे मामलों की चिंता करने का समय कहाँ है? मैंने स्की रिजॉर्ट के इंचार्ज जोरावर चड्ढा से इंटरनल टिकटों के लिए कहा। जोरावर चड्ढा, क्या वह भी हमारा क्लासमेट है? मुझे ऐसा कोई इंसान याद क्यों नहीं आ रहा? लकी, तनेजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मोटे, जान पहचान निकालने की कोशिश बंद कर।
अगर हम उसके क्लासमेट होते तो कुछ इंटरनल्स की रिजॉर्ट टिकट तो छोड़ो, हम यवतमाल में सीना तान के चल सकते थे। तुषार ने सिर हिलाया और हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लकी तनेजा थोड़ा सन रह गया, फिर आगे झुका, तुषार की सीट के पीछे टिक गया और पूछा, तू तो करजत में भी सीना तान के नहीं चल सकता, तो क्या उसका बाप तेरे अंकल यादव से भी ज्यादा दमदार है? ऐसी बात नहीं है। उसने सरकारी रास्ता नहीं अपनाया, उसने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। अगर मेरे पिताजी उजाले में हैं तो वह अंधेरे में है। यवतमाल की लगभग सारी अंडरवर्ल्ड ताकतें उसके नियंत्रण में हैं। कभी कभी तो पुलिस वाले भी उससे जानकारी मांगते हैं, तुषार ने शांति से कहा। सब जानते थे कि तुषार बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाला इंसान नहीं था और कभी कभी तो वह बातों को कम करके ही बताता था। इसलिए कार में मौजूद बाकी 3 लोगों को उसकी कही बात की सच्चाई पर कोई संदेह नहीं था। अंडरवर्ल्ड बादशाह, क्या वह इतना जबरदस्त है? लकी तनेजा उमड़ते उत्साह के साथ सुन रहा था। वह पहले गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन जब उसके पिता ने उसे बेल्ट से पीटा तो उसने वह विचार पूरी तरह छोड़ दिया। बात यह नहीं है कि वह काबिल है, बल्कि उसके चाचा काबिल हैं। वह थाने के सरदार विक्रमजीत सिंह के साथ जुड़ गया और तब से एक इंसान की तरक्की से उसके सारे चेलों की भी बल्ले बल्ले हो गई। तुषार ने समझाया। विक्रमजीत सिंह, थाने के सरदार? तुम्हारा मतलब उस विक्रमजीत सिंह से है जिसने पूरे थाने को एकजुट किया और थाने के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। हालांकि लकी तनेजा सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड में शामिल नहीं था, लेकिन वह इसके मामलों के बारे में काफी कुछ जानता था। पूरे थाने में उनके अलावा और कौन खुद को विक्रमजीत सिंह, थाने का सरदार कहने की हिम्मत करेगा? तुषार ने पलटवार किया। अरे बाप रे, ये तो असली बिग शॉट है। तुषार, तेरे तो उसके चेलों के साथ भी संबंध हैं। क्या इसका मतलब है कि तेरे विक्रमजीत सिंह के साथ भी संबंध हैं? लकी तनेजा के विचार छलांगे मार रहे थे और इस बिंदु पर उसने अचानक चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, तुषार भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पहले बहुत ऊंची आवाज में बात करता था, प्लीज दिल पर मत लेना। वेदिका, देवांश, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुषार भी एक पल के लिए सन रह गया, फिर ठंडी सांस ली और बोला, मक्खन मत लगा। मैं बस जोरावर चड्ढा को जानता हूँ, मैं विक्रमजीत सिंह जैसे बिग शॉट के आसपास भी नहीं हूँ। धत्तेरी की, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मोटे उस्ताद की आवाज पहले से भी तेज हो गई। मुझे अचानक लग रहा है कि मेरी आवाज ठीक है, ज्यादा तेज नहीं है ना छोटे तुषार? तुषार, वेदिका, ही। वेदिका की हंसी के साथ पूरी कार का तापमान तुरंत बढ़ गया। लकी तनेजा ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा, कहा, देखो भाभी मेरी बात से सहमत हैं। रुको, सबसे पहले मैं ये घोषित करती हूँ कि मैं तुम्हारे भाईचारे वाले झगड़ों पर कोई राय जाहिर नहीं करूंगी, इसलिए मुझे इसमें शामिल मत करो। वेदिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। कहना पड़ेगा कि वेदिका की सुंदरता के साथ उसकी हर अदा और मुस्कान मर्दों को अपना गुलाम बनाने के लिए काफी थी। और कल उसने एक बदलाव का अनुभव किया था, आधिकारिक तौर पर एक साधक की दहलीज में प्रवेश किया था, जिससे उसका शरीर और भी पूर्ण हो गया था और उसका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ गया था। लकी तनेजा निराश नहीं हुआ जब वेदिका ने किसी का पक्ष नहीं लिया। इसके बजाय उसने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा, क्या तुम लोगों ने गौर किया कि भाभी आज थोड़ी अलग लग रही हैं? अध्याय 349। ओए, वो हरी टोपी वाले, उसका हाथ छोड़। कैसा अलग? सब वैसा ही तो है ना? वेदिका का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, क्या मैं इतनी बदल गई हूँ? यहाँ तक कि लकी तनेजा, उस सीधे सादे आदमी ने भी नोटिस कर लिया। मैं ठीक से बता नहीं सकता, मुझे बस लग रहा है तुम हमसे दूर और दूर होती जा रही हो। लकी तनेजा ने अनजाने में ही कहा, लेकिन वेदिका ने उसकी बातों को दिल पर ले लिया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, फिर धीरे धीरे सामान्य हो गईं। मैं बस यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम सबसे दूर और दूर कैसे हो रही हूँ? वेदिका उसकी बात से थोड़ी घबरा गई थी, इतनी कि उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से कैसे दे। लकी तनेजा ने सिर हिलाया। मैं ठीक से बता नहीं सकता, मुझे बस लग रहा है तुम थोड़ी अलौकिक। देवांश ने बीच में कहा, ये देखकर कि लकी तनेजा को काफी देर से शब्द नहीं सूझ रहा था। हाँ, यही मेरा मतलब है। लकी तनेजा ने बार बार सिर हिलाया। तुम, देवांश, पढ़े लिखे हो, तुमने सही बात पकड़ी। मुझे ये क्यों नहीं सूझा? देवांश मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना तुम इसे बना रहे हो। मैं बस आजकल बहुत थकी हुई हूँ और अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बात करना पसंद नहीं करती। वेदिका ने अपने लिए एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया। ये सच था या झूठ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी लकी तनेजा और देवांश को परवाह नहीं होगी। कार एक सुकून भरे और खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ती रही और जल्द ही त्र्यंबकेश्वर स्नो पार्क की विजिटर पार्किंग में पहुंच गई। जैसे ही तुषार ने कार पार्क की, डिम्पल धिल्लन अपनी कार लेकर आए और उसे तुषार की कार के बगल में पार्क कर दिया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए तुषार की अगुवाई में पूरा ग्रुप वीआईपी वेटिंग रूम की ओर बढ़ा ताकि अपने टिकट ले सकें और केबल कार से पहाड़ पर जा सकें।
बेशक वे खुद पहाड़ चढ़ने का विकल्प भी चुन सकते थे। हालांकि उनके ग्रुप में 3 लड़कियां थीं और 2000 मीटर से अधिक ऊंचा पहाड़ उनके लिए पहले ही एक चुनौती था। ये तो छोड़ ही दे कि उनके ग्रुप में एक मोटे उस्ताद भी थे। विजिटर सेंटर में प्रवेश करते ही सामने का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए। इसे इंसानों का समुद्र कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि लकी तनेजा लगातार 4-5 दिनों तक टिकट नहीं ले पाया था। तुषार द्वारा एक स्टाफ सदस्य को अपना नाम बताने के बाद ग्रुप को विजिटर सेंटर के किनारे बने वीआईपी वेटिंग रूम में ले जाया गया। वीआईपी वेटिंग रूम बहुत बड़ा और विशाल था, जिसमें एक लाउंज क्षेत्र और एक डाइनिंग क्षेत्र था, जहां कुछ लोग बिखरे हुए थे, इंतजार करते हुए गपशप और हंसी मजाक कर रहे थे। मिस्टर यादव, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। जनरल मैनेजर जोरावर को एक जरूरी काम आ गया और वे व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत नहीं कर सके। लेकिन जनरल मैनेजर जोरावर ने निर्देश दिया है कि जब भी आप आएं, आपके टिकट तुरंत जारी किए जाएं। हालांकि इस वजह से आपके लिए कोई टिकट आरक्षित नहीं किए गए थे और मौजूदा भारी भीड़ को देखते हुए हमें आपको थोड़ी देर इंतजार करने की परेशानी देनी पड़ सकती है, स्टाफ सदस्य ने माफी मांगते हुए समझाया। कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है और यह हमारी ही चूक थी कि हमने पहले सूचना नहीं दी। हमने इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया, तुषार ने विनम्रता से जवाब दिया। ये सुनकर स्टाफ सदस्य को ऐसा लगा जैसे वह किसी ठंडी बयार में नहा गया हो। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद मिस्टर यादव। मैं अभी जाकर आपके टिकट ले आता हूं और जल्द से जल्द केबल कार की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। तुषार, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद स्टाफ सदस्य टिकटों के एक बंडल के साथ वापस आया। उसका चेहरा अभी भी माफी से भरा था। मिस्टर यादव, मुझे वास्तव में खेद है। हम सबसे जल्दी जो व्यवस्था कर सकते हैं वह अब से 1 घंटे बाद की है। क्या ये स्वीकार्य है? हाँ, तुषार ने सिर हिलाया। साथ ही, क्या आपके पास यहाँ खाने के लिए कुछ है? हम सब थोड़े भूखे हैं। मिस्टर यादव, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। जल्द ही स्टाफ सदस्य मेनू ले आया। सबके अपनी पसंदीदा डिश ऑर्डर करने के बाद उन्होंने स्टाफ सदस्य को उन्हें तैयार करने के लिए कहा। ये साफ था कि तुषार का जोरावर चड्ढा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, वरना स्टाफ सदस्य उनके ग्रुप की खातिरदारी में इतना मेहनती नहीं होता। कहना पड़ेगा कि जब नेटवर्किंग की बात आती है तो तुषार वास्तव में एक उस्ताद है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी शुरुआत थोड़ी नीचे से हुई थी, वरना उसकी भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय होती। बेशक वह अतीत की बात थी। अब जब देवांश उसका समर्थक है तो चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुषार उस पर चढ़ सकता है। चूंकि वीआईपी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहमान नहीं थे, इसलिए खाना बहुत जल्दी परोसा गया। हर कोई गपशप कर रहा था और हंस रहा था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि इंतजार का समय लंबा था। जब सब अपने खाने का मजा ले रहे थे, मोटे उस्ताद ने अचानक देवांश की बाहों को हनी मारी। देवांश, 11 बजे की दिशा में, क्या वह शख्स थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही? देवांश ने सोचा कि वह किसी पुराने क्लासमेट से टकरा गया है, इसलिए उसने अपनी बाईं ओर देखा और एक महिला को देखा जो स्कार्फ, बड़े धूप के चश्मे और बेसबॉल कैप में पूरी तरह से लिपटी हुई थी, वहां बैठी थी और बड़े सलीके से कॉफी पीते हुए मैगजीन पढ़ रही थी। और तो और, भले ही वह इतने कपड़ों में लिपटी हुई थी, लेकिन यह आसानी से पहचाना जा सकता था कि उसका शरीर लंबा और सुडौल था। सिर्फ यही नहीं, बड़े धूप के चश्मे के नीचे दिखाई देने वाली उसकी रूपरेखा की छोटी सी झलक से यह महिला न केवल गोरी थी बल्कि संभवतः बेमिसाल आकर्षण वाली सुंदरी थी। कोई हैरानी नहीं कि मोटे उस्ताद ने खाते हुए भी उसे नोटिस कर लिया। वह वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। इससे देवांश को अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके ये देखने की इच्छा हुई कि उसके चश्मे के नीचे कैसा दिलकश चेहरा छिपा है। दुर्भाग्य से देवांश ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यह महिला निश्चित रूप से उनकी पुरानी क्लासमेट नहीं थी, इसलिए उसका असली चेहरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं उसे नहीं जानता, वह हमारी क्लासमेट नहीं होनी चाहिए, देवांश ने सीधा जवाब दिया। फिर अपने सामने रखे स्वादिष्ट खाने पर ध्यान केंद्रित किया। कहना पड़ेगा, स्वाद ठीक ठाक था, लेकिन उसे कीमत नहीं पता थी या ये पैसे वसूल था या नहीं। ये सारे खर्चे जोरावर चड्ढा ने माफ़ कर दिए थे और भले ही तुषार भुगतान करना चाहता, वे इसे स्वीकार नहीं करते। इस पल मेज पर बैठे बाकी लोगों ने भी लकी और देवांश के बीच की बातचीत को नोटिस किया, इसलिए उन सभी ने लकी तनेजा की नज़र का पीछा किया और फिर वे सभी हैरान रह गए, सोच में डूबते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वह थोड़ी जानी पहचानी तो लग रही है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है, गुंजन सेठी ने भौहें सिकोड़कर कहा। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जुबान पर नाम नहीं आ रहा, डिम्पल ढिल्लन ने भी हाँ में हाँ मिलाए। सबको ये कहते सुनकर तुषार ने आखिरकार ऊपर देखा और फिर उसकी भौहें भी तंग गईं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह कौन है, लेकिन मैंने उसे जरूर देखा है। पर सोचने वाली बात है, क्या हमारे पास कोई इतनी रिफाइंड फीमेल क्लासमेट है? उसकी बातों पर सबने सिर हिलाया।
और देवांश सबको ये कहते सुनकर कि उन्होंने उसे देखा है, लेकिन उसे कोई याद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर से ऊपर देखा, लेकिन अभी भी कोई याद नहीं आई। जैसे ही सब गहरी सोच में डूबे थे, हरे बालों वाला एक नौजवान सीधा उस महिला के पास गया, उसके सामने वाली डाइनिंग टेबल पर अपनी हथेली जोर से दे मारी, जिससे वेटिंग रूम में बैठे सभी लोग चौंक गए और सबने ऊपर देखा। मिस सायरा, हम कड़कड़ाती ठंड में आपको पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ आराम से कॉफी पी रही हैं। क्या बात है? उस हरे बालों वाले आदमी ने ताने भरे लहजे में कहा। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? महिला ने कहा, उसकी आवाज बेहद मीठी और सुरीली थी। किस लिए? जाहिर है हमारे बॉस आपको ड्रिंक के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। आप उन्हें इतनी इज्जत देने से तो मना नहीं करेंगी, है ना? हरे बालों वाले आदमी ने कहा, महिला की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाना चाहता था। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाना चाहती। महिला ने संघर्ष किया, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सामने वाले की ताकत बहुत ज्यादा थी और वह उसे बिल्कुल नहीं खींच पा रही थी। जैसे ही उसे घसीटा जाने वाला था, मोटे उस्ताद लकी तनेजा ने अचानक मेज पर हाथ मारा, खड़ा हुआ और चिल्लाया, ओए उधर, वो हरी टोपी वाले, उस मिस का हाथ छोड़। अध्याय 350, नेशनल लिटिल क्वीन सायरा सालियान। ये साफ तौर पर एक बहुत गंभीर मामला था, लेकिन हरी टोपी वाले शब्दों ने गुंजन सेठी और वेदिका दोनों को हंसा दिया। वे चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। सिर्फ वे ही नहीं, दूसरी जगहों पर बिखरे हुए पर्यटकों ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, ताकि जब वे चुपके से हंसे तो हरे बालों वाला उन्हें देख न ले। वह नौजवान अपने हरे बालों के साथ पहले ये सुनकर जम गया, फिर लकी तनेजा की ओर इशारा किया और गाली दी, साले तूने क्या कहा? हे, तो न केवल इसने हरी टोपी पहन रखी है, बल्कि इसके कान भी काम नहीं कर रहे। लकी तनेजा ने मजाक उड़ाया, फिर काले चेहरे के साथ कहा, मैंने कहा अपने सुअर के खुर उस मिस्ट से हटा ले। हरामी, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे काम में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे यकीन है कि मैं मिनटों में तेरा सिर फोड़ सकता हूँ? हरे बालों वाले का चेहरा खूंखार था और उसके शब्द बेहद घमंडी थे। लेकिन लकी तनेजा बिल्कुल नहीं डरा। तू बस अकेला है और हमारे पास यहाँ पूरी टेबल है। अगर हमने सचमुच लड़ाई शुरू कर दी तो तुझे क्या लगता है कौन किसका सिर फोड़ेगा? हालांकि यह यवतमाल था, फिर भी तुषार के पिता उन्हें बचा सकते थे। और हरे बालों वाला शुरू से ही गलत था। उस खूबसूरत महिला ने बहुत साफ कर दिया था कि वह नहीं जाना चाहती, फिर भी वह उसे जबरदस्ती घसीटने पर अड़ा था। क्या ये यवतमाल के लोगों की नाक कटाना नहीं था? यवतमाल और करजत आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि यह करजत के लोगों की नाक कटाना है और तुषार के पिता की नाक कटाना है। क्या वे ऐसा होने दे सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भले ही तुषार के पिता उन्हें न बचा सकें, बस थोड़ी देर पहले उस स्टाफ मेंबर के रवैये से आप जोरावर चड्ढा और तुषार की दोस्ती का अंदाजा लगा सकते थे। उस दोस्ती के साथ क्या वे यवतमाल में थोड़ा बहुत सीना तान के नहीं चल सकते थे? आखिरकार वे जोरावर चड्ढा के क्लासमेट नहीं थे, इसलिए वे पूरी तरह से सीना तान के नहीं चल सकते थे। लेकिन थोड़ा बहुत सीना तान के चलना भी क्या तुम जैसे हरी टोपी वाले से निपटने के लिए काफी नहीं था? इसलिए टेबल पर मौजूद सभी लोगों ने लकी तनेजा की हरकतों को नहीं रोका, इसके बजाय उन्होंने उसका समर्थन किया। ठीक है, भीड़ का सहारा ले रहा है ना? अगर गुर्दा है तो भागना मत, इंतजार कर जब तक मैं लोगों को बुलाता हूँ और हम तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। हरे बालों वाले ने हाथ छोड़ा और कॉल करने के लिए बाहर चला गया। लकी तनेजा ने इसे बिल्कुल दिल पर नहीं लिया, बस यही सोचा कि हरे बालों वाला भागने का बहाना ढूंढ रहा है, इसलिए वह वापस बैठ गया और खाना जारी रखा। आखिरकार करजत के छोटे से इलाके में तुषार अभी भी उनकी रक्षा कर सकता था। इस पल वह लंबी महिला चलकर आई, लकी तनेजा को धन्यवाद दिया, फिर मुड़ी और अपनी मेज पर लौट गई, चुपचाप पढ़ने और कॉफी पीने लगी। वह ऐसी शांत थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन इस तरफ वह मोटा पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। ओए तेरी, क्या मैं अभी सुअर का खुर चबा रहा था? क्या मैं बहुत ज्यादा चिपचिपा लग रहा था? लकी तनेजा ने बेहद घबराहट में सबसे पूछा। सब ठीक है, सब ठीक है, ज्यादा चिपचिपा नहीं। सबने टालमटोल जवाब दिया, लेकिन उन सब के चेहरे हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। लानत है, तुम लोगों को देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि मेरा तो पोपट हो गया अभी। लकी तनेजा को तुरंत लगा कि उसके हाथ में पकड़ा सुअर का खुर अब आकर्षक नहीं रहा। क्या खूबसूरत महिला है। अगर मैंने अभी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया होता तो शायद वह खुद को मुझे सौंप देती। लकी तनेजा जितना इसके बारे में सोचता उसे उतना ही पछतावा होता। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो। मैं उसे तुम्हारे लिए आमंत्रित करती हूँ। डिम्पल धिल्लन ग्रुप में बड़ी बहन होने के नाते इन जूनियर स्कूल मैथ्स के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सच्ची? हालांकि लकी तनेजा ने यह पूछा, लेकिन उसके हाथ की हरकत बिल्कुल धीमी नहीं हुई।
उसने पहले अपने बाल ठीक किए, फिर अपना मुंह साफ किया और अंत में अपने सामने जमा हड्डियों के पहाड़ को कूड़ेदान में फेंक दिया, केवल एक खाली प्लेट और कटोरा छोड़कर ये दिखाने के लिए कि उसने ज्यादा नहीं खाया था। जहां तक डिम्पल ढिल्लन की बात है, उसने लकी तनेजा को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे खड़ी हुई और उस महिला की ओर चली गई। मिस, मेरा नाम डिम्पल ढिल्लन है, मैं लोकल हूँ और दोस्तों के साथ स्कीइंग करने आई हूँ। मैंने देखा कि आप यहाँ अकेली हैं, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगी? डिम्पल ढिल्लन ने पहले अपनी पहचान बताई, ये दिखाने के लिए कि वह कोई बुरी इंसान नहीं है, फिर कारण स्पष्ट किया और अंत में आमंत्रित किया। उसकी बातें साफ और तर्कसंगत थीं। क्या इससे आप लोगों को परेशानी होगी? महिला ने वापस पूछा। उसका रवैया स्पष्ट नहीं था। नहीं, हम लोकल लोग बहुत मेहमाननवाज होते हैं। इसके अलावा आपके लिए अकेले यात्रा करना काफी खतरनाक है। साथ देने के लिए ज्यादा लोग होना बेहतर है ना? डिम्पल ढिल्लन वास्तव में लकी तनेजा की खुशी के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। तो फिर ठीक है, महिला ने कहा, फिर उठी, अपनी मैगजीन उठाई और डिम्पल ढिल्लन के साथ उनकी टेबल की ओर चल दी। अरे बाप रे, डिम्पल दीदी कमाल हैं, लकी तनेजा ने धीमी आवाज में कहा, फिर देवांश के पैर पर लात मारी। क्या तू थोड़ा समझदार नहीं हो सकता? मेरे भाई की खुशी के लिए जल्दी कर और एक तरफ हट जा। लकी तनेजा के पैर लगातार चल रहे थे, लेकिन उसका ऊपरी शरीर किसी पुराने कुत्ते की तरह स्थिर था। उसका मुंह भी मेज पर रखे उसके हाथ की हथेली से ढका हुआ था। केवल हंसती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, ये सोचकर कि वह बहुत उत्साही लग रहा था। देवांश बेमन से खड़ा हुआ और लकी तनेजा पर अपनी आंखें घुमाई। क्या तू थोड़ा और सलीके से नहीं रह सकता? क्या तू कम से कम अपनी लार पहुंच सकता है? तू नहीं समझेगा, मेरे भाई का दिल इस बार सचमुच पिघल गया है। लकी तनेजा अपना मुंह पोंछते हुए उस महिला, जिसका नाम सायरा था, को घूर रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तुषार ने ये सुना और छेड़ा, तुझे हफ्ते में 10 बार प्यार होता है, कौन सा वाला सच है? कैसी बात कर रहा है? जाहिर है हर बार सच होता है, लेकिन इस बार वाला खास तौर पर सच है। कसम से, तुषार ने सिर हिलाया, मैंने तुझे अनगिनत बार यह कहते सुना है। अब कसम मत खा, मुझे डर है कि जब तुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं भी चपेट में आ जाऊंगा। ये सुनकर सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े और देवांश चारों ओर देखने के बाद आखिरकार तुषार और डिम्पल ढिल्लन के बीच बैठने का विकल्प चुना। इस तरह वह महिला केवल देवांश की पिछली जगह पर ही बैठ सकती थी। नमस्ते सब लोग, अभी मेरा पक्ष लेने के लिए फिर से धन्यवाद। महिला ने बैठने के बाद उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अन्याय देखकर मदद के लिए तलवार खींचना हर गर्म खून वाले मर्द का फर्ज है, लकी तनेजा ने एक नेकी भरे चेहरे के साथ कहा। हर कोई लकी तनेजा के सामान्य लापरवाह रवैये का आदी था, इसलिए उसे इस तरह देखकर वे जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। खास तौर पर आपको शुक्रिया, वरना शायद मैं उसके द्वारा ले जाई जाती, महिला ने अकेले लकी तनेजा से कहा। और लकी तनेजा ये सुनने के बाद उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे। वह बस वहां खड़ा रहा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। जब तक गुंजन सेठी ने उसे कोहनी नहीं मारी तब तक वह किसी सपने से जागता हुआ नहीं लगा। फिर उस खूबसूरत महिला से बोला, धत तेरी की। सभी तुरंत सन रह गए। ये किस तरह की अजीब चाल है? क्या तुम उन दो शब्दों के बाद तुम्हारी जोड़ना चाहते हो? उस तरह तुमने अपने मन की सारी बात कह दी होती है ना? मैं जानता हूँ ये कौन है, मुझे पता था कि यह जानी पहचानी लग रही है। लकी तनेजा की आंखें चौड़ी हो गईं, एक उत्साहित चेहरे के साथ सबको देखते हुए। अरे बाप रे, क्या तुम लोगों ने अभी तक इसे नहीं पहचाना? ये सायरा सालियान है, नेशनल लिटिल क्वीन। इस एपिसोड में कहानी कई परतें खोलती है। वेदिका का दबा हुआ दर्द, उसका अनकहा बलिदान और देवांश की वो ताकत जो शोर मचाए बिना हालात बदल देती है। एक तरफ मजबूरी है, डर है और किसी अदृश्य शक्ति का दबाव, तो दूसरी तरफ किस्मत का खेल, जहां सायरा सालियान की एंट्री पूरे माहौल को हल्का भी करती है और रहस्यमय भी। यही इस कहानी की खूबसूरती है, जहां हंसी और खतरा साथ साथ चलते हैं। सवाल अब ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि इतने धागे एक साथ उलझ चुके हैं, तो अगला मोड़ कितना बड़ा तूफान लेकर आएगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं अगले एपिसोड में।